चलिए, इनकम अंडर द हेड सैलरी, सेक्शन 15 टू सेक्शन 17. सेक्शन 15 इज द चार्जिंग सेक्शन. सेक्शन 15 बोलती है बेटा सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर. अगर सैलरी ड्यू हो गई, रिसीव ना भी हुई हो तो भी क्या लग जाएगा बच्चे, टैक्स लग जाएगा. या सैलरी रिसीव होगी, ड्यू ना भी हुई हो, एडवांस सैलरी, रिसीट बेसिस पे क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा. टैक्स एक ही बार लगेगा. अगर ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो गई तो फ्यूचर में जब वो रिसीव होगी नथिंग शैल बी टैक्सेबल. एडवांस सैलरी बेटा अगर आपकी रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल हो गई, कल को जब ड्यू होगी देन नथिंग शैल बी टैक्सेबल. अगर सैलरी का कोई अरियर है, ऐसा अरियर जो पास्ट में ना तो ड्यू हुआ है ना रिसीव हुआ है, क्योंकि अगर पास्ट में ड्यू या रिसीव हो गया तो पास्ट में क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा. दो अरियर होते हैं बेटा, या तो कोई डिस्प्यूटेड सैलरी है या सैलरी बैक डेट से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. इसको बोलते हैं अरियर ऑफ सैलरी. ये उस साल टैक्सेबल होगा जिस साल अरियर्स आपको एक्चुअली में रिसीव होंगे. 2022-23 का अरियर प्रीवियस ईयर 24-25 में मिला, टैक्सेबल इन प्रीवियस ईयर 24-25. तो ये है अपनी चार्जिंग सेक्शन. सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव विच एवर इज अर्लियर. एनी अरियर ऑफ सैलरी नॉट टैक्स अर्लियर इन द ईयर इन विच इट इज टैक्सेबल. टैक्सेबल उस साल होगा बेटा जिस साल ये एक्चुअली में रिसीव होगा. फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट लिए थे. कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना. कॉन्सेप्ट नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन एडवांस सैलरी एंड एडवांस अगेंस्ट सैलरी. मैं नोट्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ. एडवांस सैलरी, सैलरी इन एडवांस टैक्सेबल होगी. एडवांस अगेंस्ट सैलरी बेटा लोन की तरह होती है जहाँ पर एम्प्लॉय इसको क्या कर देगा, रीपे कर देगा. नथिंग शैल बी टैक्सेबल. तो याद रखने लायक चीज, एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल, एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज नॉट टैक्सेबल. कॉन्सेप्ट नंबर 2, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. इनकम अंडर द हेड सैलरी वही सैलरी टैक्सेबल होगी वेयर देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन बोल दो या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बोल दें तो इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी. अगर सैलरी है पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, ये या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी या टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज. एग्जाम्पल, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से जो भी सैलरी मिलती है वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होती है. एमपी एमएलए को जो सैलरी मिलेगी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज. एमपी एमएलए इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री वो टैक्सेबल होती है अंडर द हेड सैलरी. जजेस एम्प्लॉय माने जाते हैं, जजेस को जो भी मिलेगा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. एम्प्लॉय होना चाहिए बेटा, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, कैजुअल भी हो सकता है, एडॉक भी हो सकता है. अगर एम्प्लॉय है तो जो भी रिम्यूनरेशन होगा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. डायरेक्टर एम्प्लॉय माना जाए या ना माना जाए वो डिपेंड करता है डायरेक्टर रिम्यूनरेशन के ऊपर टीडीएस कहाँ डिडक्ट होता है. डायरेक्टर रिम्यूनरेशन पे टीडीएस सेक्शन 192 में डिडक्ट होता है, सैलरी में आ जाएगा बेटा. डायरेक्टर रिम्यूनरेशन पे टीडीएस सेक्शन 194J में डिडक्ट होता है तो डायरेक्टर रिम्यूनरेशन अदर सोर्स में या पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, बेसिकली अदर सोर्स. नेक्स्ट इसके बाद लिया था बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 3, फॉरगोन ऑफ सैलरी या सरेंडर ऑफ सैलरी. करेक्ट फॉर्म में वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961. इस एक्ट में अगर सैलरी सरेंडर करेंगे तो टैक्स फ्री है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल. इसके अलावा अगर आपने कहीं और अपनी सैलरी सरेंडर कर दी, एंटायर अमाउंट शैल बी टैक्सेबल. मैं एम्प्लॉय, आप मेरे एम्प्लॉयर, मैंने आपको बोल दिया मेरी 2 महीने की सैलरी वाई के फेवर में सरेंडर कर दो, जगन्नाथ ट्रस्ट में क्या कर दो, सरेंडर कर दो, लॉसेस करते रहो, इट शैल बी टैक्सेबल. अगर एग्जम्पशन क्लेम करनी है किसको फॉलो करना पड़ेगा, वॉलंटरी सरेंडर ऑफ सैलरी एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेशन एक्ट 1961. नेक्स्ट इसके बाद बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 4, प्लेस ऑफ अक्रूवल ऑफ सैलरी. सैलरी इनकम वहाँ टैक्सेबल होती है जहाँ सर्विसेज परफॉर्म्ड करी है. इफ सर्विसेज आर परफॉर्म्ड इन इंडिया
सैलरी इनकम शैल ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया. इफ सर्विसेज आर परफॉर्म्ड आउटसाइड इंडिया नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया. मैंने इंडिया में सर्विसेज रेंडर करी, रिटायरमेंट ली, परमानेंट सेटल हो गया आउटसाइड इंडिया, इंडिया से मुझे क्या मिलती है, पेंशन इनकम. इट शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया, क्योंकि सर्विसेज मैंने कहाँ रेंडर करी हैं, इन इंडिया रेंडर करी हैं. एक एक्सेप्शन है बेटा इसकी, एक इंडियन सिटीजन जो आउटसाइड इंडिया एम्बेसीज में काम करता है, सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है आउटसाइड इंडिया, सैलरी उसकी टैक्सेबल होगी इन इंडिया. हावेवर एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 7 उसको जो भी अलाउंसेज मिलते हैं, जो भी परक्यूजिट मिलते हैं, टोटल अलाउंसेज, टोटल परक्यूजिट इज फुल्ली एग्जाम फ्रॉम इनकम टैक्स. ये है कॉन्सेप्ट नंबर 4. कॉन्सेप्ट नंबर 5, टैक्स फ्री सैलरी. फिगर से खेलते हैं. एम्प्लॉय की सैलरी 10 लाख रुपए, उसके ऊपर टैक्स हाइपोथेकेट फिगर है 3 लाख रुपए. एम्प्लॉयर ने अगर ये 3 लाख रुपए जमा करवा दिए तो एम्प्लॉय के हैंड में क्या ट्रीटमेंट होगी? आंसर, ये 3 लाख ही उसकी इनकम मान ली जाएगी, अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल हो जाएगी, और 10 + 3 13 लाख के ऊपर एम्प्लॉय क्या करेगा, टैक्स पे करेगा. ऐसा इसलिए परक्विजिट की डेफिनेशन है एनी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉय मेट बाय एम्प्लॉयर. एम्प्लॉय की कोई भी ऑब्लिगेशन अगर एम्प्लॉयर ने डिस्चार्ज कर दी, एम्प्लॉय की इनकम मान ली जाती है, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. नेक्स्ट बेटा, सैलरी अगर फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरप्राइजेज पे करती हैं तो क्या ट्रीटमेंट होगी? अगेन, इफ द सर्विसेज आर रेंडर्ड इन इंडिया सैलरी शैल बी टैक्सेबल इन इंडिया. और अगर पेमेंट फॉरेन करेंसी में मिलती है देन इन दैट केस कन्वर्ट करो इसको किस में, इंडियन करेंसी में. एक्सचेंज रेट पूरे इनकम टैक्स में एसबीआई का कंसिडर होता है. एक कैपिटल गेन में भी आएगा एक्सचेंज रेट बेटा, दूसरा यहाँ पर आ रहा है. पूरे उसमें जहाँ जहाँ इनकम टैक्स में बैंक की रेफरेंस होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो बैंक तो हो गया एसबीआई. किस दिन का रेट कंसीडर करना है? जिस महीने की सैलरी है उससे पहले वाले मंथ की लास्ट डेट. अप्रैल की सैलरी है 31 मार्च, मई की सैलरी है 30 अप्रैल, जून की सैलरी है बेटा आपका 31 मई. एसबीआई का एक्सचेंज रेट कंसीडर होगा. नेक्स्ट इसके बाद बेटा आपका ये सबसे आखिरी में लूँगा, कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं. सैलरी ड्यू और फॉरेन करेंसी में ले लिया. सैलरी किस किस महीने की टैक्सेबल हो प्रीवियस ईयर 24-25 में? 2 सिनेरियो बनाना. सैलरी ड्यू मंथ एंड पे होती है, रिसीव अगले महीने होती है. इंडिया में बाय एंड लार्ज ये चलता है, मंथ एंड पे ड्यू हो जाती है, अगले महीने की 7 तारीख या 10 तारीख तक सैलरी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट, बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है. तो कौन कौन से महीने फंसेंगे बेटा? अप्रैल 2024 से मार्च 2025 की सैलरी टैक्सेबल होगी. और अगर सैलरी ड्यू भी अगले महीने होती है, रिसीव भी अगले महीने होती है, तो इस केस में बच्चे मार्च 2024 से फरवरी 2025 की सैलरी टैक्सेबल होगी. एग्जाम में क्वेश्चन अगर साइलेंट है, सिनेरियो 1 मतलब अप्रैल 2024 से मार्च 2025. सिनेरियो 2 तभी लेना जब क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोले कि सैलरी ड्यू भी अगले महीने, रिसीव भी अगले महीने. ठीक है जी. फिर इसके बाद स्टार्ट करना है बेटा इनकम अंडर द हेड सैलरी. 4 चीज़ें पढ़ने लायक हैं. अलाउंस नंबर 1 कैटेगरी, परक्यूजिट नंबर 2 कैटेगरी, आपका बेटा प्रोविडेंट फंड नंबर 3 और नंबर 4 रिटायरमेंट बेनिफिट. ये ऐसे पढ़ना है इनको, ये 4 चीज़ें पढ़नी है बस. अलाउंस पढ़ना है, परक्यूजिट्स पढ़नी है, रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ना है और प्रोविडेंट फंड पढ़ना है. तो चारों को जरा 5 मिनट के बाद लेता हूँ. उसके अलावा बाकी आइटम की क्या ट्रीटमेंट होगी. अगर एम्प्लॉय को, स्क्रीन पे देखते रहना, अगर एम्प्लॉय को बेसिक पे मिलती है फुल्ली टैक्सेबल. अगर एम्प्लॉय को एडवांस बेसिक पे मिलती है, रिसीव हो गई बेटा, ड्यू रिसीव विच एवर इज अर्लियर, अगेन ये भी क्या हो जाएगी, फुल्ली टैक्सेबल. बेसिक पे फुल्ली टैक्सेबल, एडवांस बेसिक पे फुल्ली टैक्सेबल. एडवांस अगेन सैलरी लोन की तरह होता है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल. नेक्स्ट इसके बाद बेटा बोनस किसी भी टाइप का हो, दिवाली बोनस, दशहरा बोनस, प्रोडक्शन बेस्ड बोनस, बाय वट एवर नेम कोड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किसी भी टाइप का बोनस देता है, इंटायर बोनस शैल बी फुल्ली टैक्सेबल. नेक्स्ट इसके बाद बेटा कमीशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कमीशन देता है. कमीशन चाहे लमसम हो, कमीशन चाहे परसेंटेज बेस्ड हो. ये परसेंटेज बेस्ड कई जगह काम आएगा. कमीशन चाहे लमसम हो, आप मेरे एम्प्लॉय, सैलरी आपकी बेसिक पे 25,000, 3,000 रुपये महीना मैं आपको कमीशन दूंगा, ये लमसम है. आप मेरे एम्प्लॉय हो, सेल्समैन हो, जितनी सेल्स करोगे उसका 2% एक्स्ट्रा कमीशन. ऐसा इसलिए कि सेलमैन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे बेटा, सेल करने की कोशिश करे. कमीशन चाहे लमसम हो, कमीशन चाहे बेटा परसेंटेज हो,
ये अपने आप में फुल्ली टैक्सेबल होता है। कई जगह सैलरी के मतलब पढ़ाऊंगा एचआरए के लिए, वहाँ पर आता है खाली परसेंटेज बेस्ड कमीशन। पर जब कमीशन की टैक्सेबिलिटी की बात करें, चाहे लमसम कमीशन मिल रहा है चाहे परसेंटेज बेस्ड कमीशन मिलता है, कमीशन इटसेल्फ इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है जी। इसके अलावा बस पूरे चैप्टर को 5 कैटेगरी में बांट लो। कैटेगरी 1 अलाउंस, कैटेगरी 2 परक्यूजिट, कैटेगरी 3 रिटायरमेंट बेनिफिट, कैटेगरी 4 प्रोविडेंट फंड, कैटेगरी 5 डिडक्शंस। चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई। अलाउंसेस ही बच गया, उसके बाद परक्यूजिट बच गई, उसके बाद प्रोविडेंट फंड की ट्रीटमेंट बच गई, उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट बच गए, और फिर आखिरी में ग्रॉस सैलरी में से क्या दे देंगे, डिडक्शन प्रोवाइड कर देंगे। तो ये 5 फेज में अब आपको रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले आ जाओ बेटा अलाउंसेस। मॉडल समझ में आ गया ना सैलरी चैप्टर का, कि पहले तो ये चीज़ें पढ़ा दी आपके सामने स्क्रीन पे, बेसिक पे, एडवांस बेसिक पे क्या ट्रीटमेंट है। उसके अलावा जो पढ़ना है 5 कैटेगरी के नाम बोलो बार बार। अलाउंस, नंबर 2 परक्यूजिट्स, नंबर 3 प्रोविडेंट फंड, नंबर 4 रिटायरमेंट बेनिफिट, नंबर 5 डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस सैलरी, और आखिरी में देखेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है, न्यू टैक्स रिजीम में क्या है। वो साथ साथ भी कंपैरिजन कराता रहूँगा और आखिरी में और कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले ले रहे हैं बेटा अलाउंस। 2-3 बार रिपीट करूंगा, दिमाग में सेट करना। 5 कैटेगरी में बांटना अलाउंसेस को। सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंस, नंबर 2 कैटेगरी में रखना एंटरटेनमेंट अलाउंस, तीसरी कैटेगरी में रखना अलाउंसेस विच आर एग्जाम्प्ट ऑन एक्सपेंडिचर बेसिस, जितना जितना खर्च करोगे उतना उतना एग्जाम्प्ट होगा। नंबर 4 अलाउंसेस वेयर डिडक्शन इज प्रोवाइडेड बाय लॉ, लॉ में लिखा हुआ है उतने की एग्जाम्पशन मिलेगी, एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। एंड नंबर 5 एनी अदर अलाउंस नॉट कवर्ड इन फर्स्ट 4। स्क्रीन पे 6 कैटेगरी दिख रही होंगी, अभी रिवीजन के लिए आप 5 रखो। पहली नाम ही बोलो, हाउस रेंट अलाउंस, ऐसा इसलिए इसकी ट्रीटमेंट अलग है, अलग से कर दिया। सेकंड एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसकी डिडक्शन है, एग्जम्पशन नहीं है, मतलब ये ग्रॉस सैलरी में से क्या होता है, माइनस होता है, इसलिए अलग से पढ़ेंगे। तीसरा अलाउंसेस जो खर्चे बेसिस पे एग्जाम्प्ट होंगे, जितने जितने आप खर्च करोगे उतना उतना क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चौथा अलाउंसेस जो स्टैट्यूटरी एग्जाम्प्ट होंगे, जितना लॉ में लिखा हुआ है उतना एग्जाम्प्ट होगा, खर्च करो ना करो हमें मतलब नहीं है, लॉ में जो लिखा हुआ है उतने की एग्जम्पशन मिलेगी। और पांचवा जो पहले 4 कैटेगरी में कवर नहीं होंगे, बाय डिफॉल्ट कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे बेटा, 5वीं कैटेगरी के अंदर कवर होंगे। तो एक एक कैटेगरी को पढ़ते हैं। सबसे पहला हाउस रेंट अलाउंस, एम्प्लॉय किराए के मकान में रह रहा है, एम्प्लॉयर उसको क्या पे कर रहा है बेटा, एचआरए पे करता है। एक्चुअल एचआरए रिसीव माइनस एग्जाम्प्ट, सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं, 1013A आप खाली बस एक्चुअल अलाउंस रिसीव आउटर कॉलम में लिख लेना, लेस एग्जाम्प्ट। कितना एचआरए एग्जाम्प्ट होता है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 इज एग्जाम। 3 कंडीशन लिखना, तीनों में से जो भी मिनिमम होगा उतना एचआरए एग्जाम्प्ट होगा। नंबर 1 एक्चुअल एचआरए रिसीव, जितना एचआरए मिला उसको लिख लो। नंबर 2 रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ सैलरी, इंग्लिश में बोलें तो बेटा रेंट इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, उसको भी छोड़ो मैथमेटिक्स की फॉर्म में ले लो, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ सैलरी। और अगर ये फिगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव मत लिखना, नील। रेंट पेड कर दिया 10,000, माइनस 10% ऑफ सैलरी बन रहा है मान लो 12,000, तो माइनस 2,000 नहीं, क्या हो जाएगा, नील। कंडीशन नंबर 1 एक्चुअल एचआरए रिसीव। कंडीशन नंबर 2 रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ सैलरी। कंडीशन नंबर 3 वो हाउस जिसमें एम्प्लॉय रह रहा है, अगर वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है तो सैलरी का 50% लेंगे, और अगर वो हाउस इन 4 के अलावा बाकी किसी और सिटी में है तो 40% ऑफ सैलरी लेंगे। ये 3 कंडीशन लो, इन तीनों का जो मिनिमम आएगा वो आपका एग्जाम्प्ट होगा। कंडीशन ले लेंगे बेटा, कई बार एग्जाम में प्रेशर होता है 3 घंटे का, ये भूल जाते हैं ये एग्जम्पशन है या ये टैक्सेबल है। तो एक थंब रूल बताया था मैंने, अलाउंसेस पढ़े जाते हैं एग्जम्पशन के लिए, परक्यूजिट पढ़ी जाती है टैक्सेबिलिटी के लिए। जो भी अलाउंसेस मैं पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम्प्ट होंगे, एग्जाम्प्ट होंगे, एग्जाम्प्ट होंगे। जो भी परक्यूजिट में पढ़ाऊंगा टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल होगी, टैक्सेबल होगी। अगर कभी फंस जाए एग्जाम में कि यार ये कंडीशन तो लगा दी, इसके बाद ये था क्या, एग्जाम था या टैक्सेबल था, अलाउंस एग्जाम्प्ट है, परक्यूजिट क्या होती है, टैक्सेबिलिटी के लिए पढ़ी जाती है। तीनों कंडीशन पढ़ी, तीनों में से जो भी मिनिमम होगा इतना एचआरए अपना एग्जाम्प्ट होगा। लो से पूछा गया जी सैलरी का मतलब क्या,
क्योंकि सेकंड कंडीशन में क्या वर्ड यूज हुआ है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ सैलरी। तीसरी कंडीशन में क्या यूज हुआ है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता है तो 50% ऑफ सैलरी, इसके अलावा बाकी सिटी है तो 40% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब क्या, इनकम अंडर द हेड सैलरी ही पढ़ रहे हैं। तो लॉ सेज क्या सैलरी में सब कुछ ले लें ना, केवल कितनी चीज़ें लेनी है, 3 चीज़ें लेनी हैं, बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट, और तीसरा परसेंटेज बेस्ड कमीशन। कमीशन 2 टाइप के होते हैं, लमसम और परसेंटेज। लमसम नहीं लेना, परसेंटेज बेस्ड कमीशन लेना है। ये 3 चीज़ें लेनी है बेटा सैलरी में, बेसिक पे, डीए फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, इसका मतलब क्या होता है अभी समझाता हूँ, और तीसरा क्या था बेटा, परसेंटेज बेस्ड कमीशन। बस ये 3 चीज़ें लेनी है। लॉ से पूछा गया कितने टाइम की लेनी है, 1 दिन की, 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की, ये लेनी कितने टाइम की है। लॉ ने बोला रेलेवेंट पीरियड की लेनी है। फिर लॉ से पूछा गया जी रेलेवेंट पीरियड क्या होता है। रेलेवेंट पीरियड वो पीरियड होता है जितने टाइम के लिए एचआरए मिला। अगर एचआरए पूरे साल के लिए मिला है तो क्या हो जाएगा बेटा, पूरे साल की लेंगे तीनों चीज़ें। एचआरए मिला ही 9 महीने हैं तो 9 महीने की लेंगे। एचआरए मिला ही 3 महीने हैं तो ये सैलरी 3 महीने की क्या करेंगे साहब, कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। फिर इसके बाद एम्प्लॉय को एचआरए तो मिल रहा है पर एम्प्लॉय खुद अपने हाउस में रह रहा है, किराए के हाउस में नहीं रह रहा। होता क्या है, मैं एम्प्लॉयर, आप सब मेरे एम्प्लॉय, मैं या तो एचआरए दूंगा या नहीं दूंगा। छाट छाट के नहीं देता, आपको एचआरए मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। मैंने बेटा एचआरए क्या है, देना है, ये मेरी पॉलिसी है। अब मैंने आपका एचआरए फिक्स कर दिया 10,000 रुपये महीना, तो कुछ एम्प्लॉय तो किराए के मकान में रहते होंगे, कुछ क्या कर रहे हैं बेटा, खुद अपने घर में ही रहते होंगे। तो केस क्या बन रहा है, एचआरए तो मिल रहा है पर एम्प्लॉय खुद के घर में रह रहा है, कोई रेंट पे नहीं करता। आंसर क्या सिखाया था बेटा, एंटायर एचआरए इज फुल्ली टैक्सेबल। या तो ऐसे बोल दो सीधा एंटायर एचआरए इज टैक्सेबल, या 3 कंडीशन में लगाओगे तो भी टैक्सेबल बनेगा। क्योंकि सेकंड कंडीशन क्या है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय निल होगा, निल माइनस 10% ऑफ सैलरी निल, तीनों का मिनिमम एग्जम्पशन निल। जब एग्जम्प्ट ही निल है तो सीधा बोल दो ना कि अगर एम्प्लॉय को एचआरए मिलता है पर वो खुद के हाउस में रहता है, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, एंटायर एचआरए इज फुल्ली टैक्सेबल। सर एचआरए पूरे साल मिला, 6 महीने में खुद के घर में था, 6 महीने एम्प्लॉय किराए के मकान में था, तो कैलकुलेशन में 2 वर्किंग नोट बनाना, पहले 6 महीने का अलग कर लेना जो खुद के घर में था। एंटायर एचआरए इज फुल्ली टैक्सेबल। अगले 6 महीने क्या था बेटा, वो किराए पे था, उस 6 महीने के लिए अलग से वर्किंग नोट बनाना, और उस 6 महीने का मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3, उस 6 महीने का एक्चुअल अलाउंस रिसीव, उस 6 महीने का रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ सैलरी, उस 6 महीने का 50% ऑफ सैलरी या 40% ऑफ सैलरी। और जब वर्किंग नोट बनाएंगे सैलरी का, कितनी चीजें, 3, बार बार बोलो, बेसिक पे, डीए रिटायरमेंट बोलते हैं उसको, प्लस परसेंटेज बेस्ड कमीशन। समझ आया ये वाला, या दोबारा बोलूं, दूसरे तरीके से बोलता हूं। सर मैं 4 महीने दिल्ली में रहा, 4 महीना नोएडा में रहा, 4 महीने एम्प्लॉय अपने घर पे रहा। पहले 4 महीने दिल्ली 50% ऑफ सैलरी, अगले 4 महीने नोएडा 40% ऑफ सैलरी, लास्ट के 4 महीने वो खुद के घर पे रहा। तो 3 वर्किंग नोट बनाना, सबसे पहला दिल्ली वाला जहाँ 50% ऑफ सैलरी, इसका वर्किंग नोट बनेगा। तो यहाँ जब सैलरी निकालोगे ना, बेसिक पे प्लस डीए प्लस परसेंटेज बेस्ड कमीशन 4 महीने की, तो यहाँ का वर्किंग नोट अलग बनेगा, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 इज एग्जाम। फिर जब नोएडा में चला गया वो 40% वाले में, इसका अलग वर्किंग नोट बनेगा। और जब वो खुद के हाउस में चला गया लास्ट के 4 महीने में, वहाँ तो कमेंट पास कर देना फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि रेंट तो वो कुछ पे ही नहीं कर रहा। ठीक है जी। सैलरी कितने टाइम की लेनी थी बेटा, वो जितने टाइम उसको एचआरए मिला। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फंस सकते हो, मुझे बेसिक पे मिली 30,000 रुपये महीना पूरे साल की, 2 महीने की मुझे एडवांस बेसिक पे मिल गई, मेरे को घर पे जरूरत थी, मैंने एम्प्लॉयर को रिक्वेस्ट करी, उसने दे दिया बेटा मुझे, तो मुझे बेसिक पे कितने महीने की मिली, 14 की, 12 महीने की तो बेसिक पे, 2 महीने की एडवांस बेसिक पे। तो जब मेन क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बेसिक पे 30,000 इंटू 12 फुल्ली टैक्सेबल, एडवांस बेसिक पे 30,000 इंटू 2 60,000 फुल्ली टैक्सेबल। एचआरए कितने टाइम मिला होगा, 14 महीने, 12 महीने, एचआरए रिसीव 12 महीने, लेस एग्जाम्प्ट। जब वर्किंग नोट बनाओगे तो वहां बेसिक पे कितने टाइम की लेंगे, 12 महीने। वहाँ बेसिक पे कितने टाइम की लेंगे बेटा, 12 महीने की बेसिक पे लेंगे। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एग्जाम में मत फंस जाना,
मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, बेसिक पे मिली 12 महीने की, एडवांस बेसिक पे मिली 2 महीने की, 14 महीने की बेसिक पे मिली, एचआरए मिला 12 महीने का। तो जब सैलरी निकालोगे एचआरए के लिए, वहाँ बेसिक पे 12 महीने की कंसिडर करेंगे। इसको ऐसे भी बोल देते हैं, एचआरए के लिए सैलरी ड्यू बेसिस पे लेते हैं। इसको ऐसे बोल दिया जाता है बुक्स में कि एचआरए के लिए सैलरी ड्यू बेसिस पे लेते हैं। तो ड्यू इतने टाइम का हुआ है जितने टाइम एचआरए मिला है। ऐसे बोलूँगा थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, आप सिंपल याद कर लो यार, सैलरी उतने टाइम की लेनी है जितने टाइम एचआरए मिला है। मेकिंग सेंस? तो पहला अलाउंस वाइंड अप हो गया आपका बेटा, हाउस रेंट अलाउंस। एक वर्ड यूज होता है डीए, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। होता क्या है ये मैं बता दूं, डीए बेटा गवर्नमेंट ने वो फिक्स कर दिया, मान लो 15,000 रुपये महीना। एक तो जनरली मिलते हैं ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, प्राइवेट में प्रोहिबिशन नहीं है, पर मिलते किनको है जनरली, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। उस डीए का एक पर्टिकुलर परसेंटेज गवर्नमेंट फिक्स करती है जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए काउंट होगा केवल। मैं ये नहीं कह रहा रिटायरमेंट के टाइम मिलेगा, मिलता तो मंथली है। डीए 10,000 रुपये महीना, 38% एक्चुअल में आज के टाइम 38% फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है डीए तो 10,000 रुपये महीना मिलता रहेगा, उसका 38% 3,800 रुपये। कल को जब आप रिटायरमेंट बेनिफिट्स निकालेंगे उसके लिए 10,000 नहीं काउंट होगा, उसके लिए कितना काउंट होगा? 3,800 रुपये मेरे एग्जाम्पल में काउंट होगा। ये परसेंटेज गवर्नमेंट फिक्स करती है, एग्जाम में आपको मिलेगा। कभी 10 बोलेगा, कभी 20 बोलेगा, कभी 30 बोलेगा, कभी 50 बोलेगा। हो सकता है क्वेश्चन 100% भी बोल दे, वो क्वेश्चन है कुछ भी बोल दे, पर प्रैक्टिकल मैंने समझा दिया। ये गवर्नमेंट क्या करती है? फिक्स करती है। ये अलग से कुछ नहीं है, मिल तो मेरे एग्जाम्पल में 10 जारी रहा है और वो फुल्ली टैक्सेबल है, उसका कुछ परसेंटेज ये बेनिफिट्स निकालने के लिए काउंट होता है। ठीक है जी, तो पहला अलाउंस कंप्लीटली वाइंड अप, हाउस रेंट अलाउंस। तेजी से एक बार रिवाइज करा दो बेटा, एचआरए, रिसीव, लेस एग्जम्प्ट, वर्किंग नोट। मेन क्वेश्चन में कभी मत सॉल्व करना, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आ जाओ जी, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 इज एग्जम्प्ट। नंबर 1 एक्चुअल एचआरए रिसीव, नंबर 2 रेंट पेड बाय एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ सैलरी, नंबर 3 हाउस अगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है 50% ऑफ सैलरी, एनी अदर सिटी में है तो 40% ऑफ सैलरी। सर सैलरी में केवल 3 चीज़ें लेनी है, बेसिक पे, डीए रिटायरमेंट प्लस परसेंटेज बेस्ड कमीशन। सैलरी उतने टाइम की लेनी है जितने टाइम एचआरए मिला। एचआरए मिला 3 महीने तो ये सैलरी भी 3 महीने, एचआरए मिला 9 महीने तो ये सैलरी भी 9 महीने। इंपॉर्टेंट नोट, एम्प्लॉय को एचआरए मिला पर एम्प्लॉय खुद के अपने हाउस में रहता है, एंटायर एचआरए इज फुल्ली टैक्सेबल। और जो जो फैक्टर चेंज होता रहे, वर्किंग नोट चेंज करते रहना। पहले 4 महीने दिल्ली में था, अगले 4 महीने नोएडा में था, अगले 4 महीने वो खुद के अपने हाउस में था। 3 अलग अलग सोल्व करना। दिल्ली वाले में फ़र्क क्या पड़ेगा? 50% ऑफ सैलरी आएगी। नोएडा वाले में फ़र्क क्या पड़ेगा? 40% ऑफ सैलरी आएगी। खुद वाले में फ़र्क क्या पड़ेगा? एंटायर एचआरए इज फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है जी, वाइंड अप हुआ पहला अलाउंस एचआरए। कैटेगरी 2 है बेटा आपकी एंटरटेनमेंट अलाउंस। इसको अलग से इसलिए लिया है, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन है सेक्शन 16। ग्रॉस सैलरी में से क्या मिलती है? इसकी डिडक्शन मिलती है। तो पॉइंट नंबर 1 एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। पॉइंट नंबर 2 डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय को इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिडक्शन मिलेगी कितने की? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन। नंबर 1 एक्चुअल अमाउंट रिसीव, नंबर 2 स्टैट्यूटरी लिमिट ₹5,000, फ्लैट 5,000 है, कोई पर मंथ नहीं है, कोई पर एनम नहीं है। फ्लैट कितना बेटा? ₹5,000। नंबर 3 1/5 ऑफ टोटल बेसिक पे, 1/5 बोल दो या 20% बोल दो ऑफ टोटल बेसिक पे। तीनों में से जो भी मिनिमम होगा इतने का क्या मिल जाएगी साहब? डिडक्शन मिलेगी। मिलेगी किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉय। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। मुद्दे पे आते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा या प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। पहले प्राइवेट सेक्टर पे आओ। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला 5,000 रुपये महीना, प्राइवेट सेक्टर। तो ऊपर मेन क्वेश्चन में 5,000 × 12 पूरा 60,000 ले लेना और ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शन निल।
क्योंकि प्राइवेट वाले को डिडक्शन नहीं मिलती। और अगर यही आपका बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आए 5,000 रुपये महीना, तो पहले ऊपर ग्रॉस सैलरी में लेना 5,000 इंटू 12 एंटरटेनमेंट अलाउंस, फिर उसको ग्रॉस सैलरी में से क्या करना, डिडक्शन प्रोवाइड करना। रिवाइज कराओ, कितने की डिडक्शन, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3, पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव, दूसरा स्टैट्यूटरी लिमिट कितने की 5,000, फ्लैट 5 है, कोई पर मंथ या पर एनम नहीं है। तीसरा बेटा आपका साहब 1/5 ऑफ टोटल बेसिक पे। इन तीनों में से जो भी कम होगा ये आपका बच्चे डिडक्शन मिलेगी। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट शैल हैव नो रेलेवेंस। खर्चों से कोई लेना देना नहीं है। वो बोलेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला 5,000 रुपये महीना, खर्च हो गया 4,000 रुपये महीना, 4,000 का कुछ नहीं करना। करना क्या है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 इज डिडक्टेड। वो 3 कंडीशन में से जो भी मिनिमम होगा, तो खर्चे शैल हैव नो रेलेवेंस। तो लास्ट टाइम प्राइवेट सेक्टर है, ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देना, डिडक्शन निल। और अगर आपका बेटा कौन सा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ग्रॉस सैलरी में आएगा पहले तो, और फिर नीचे डिडक्शन मिलेगी। इन तीनों में से जो आपके सामने स्क्रीन पे है, तीनों में से जो भी मिनिमम होगा इसकी आपको डिडक्शन मिलेगी। और इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, एक्सपेंसेस इनकर्ड टुवर्ड्स एंटरटेनमेंट शैल हैव नो रेलेवेंस। कैटेगरी 1 हो गई बेटा आपका हाउस रेंट अलाउंस, कैटेगरी 2 हो गई बच्चे आपकी एंटरटेनमेंट अलाउंस, कैटेगरी 3 6 अलाउंसेस आते हैं। ये 6 अलाउंस बेटा जितना जितना आप खर्च करोगे उतना उतना एग्जाम्ट होगा। उल्टा बोल दो, जो खर्च नहीं कर पाओगे इट शैल बी टैक्सेबल। और अगर खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हो गए तो निल हो जाएगा, सैलरी इनकम नेगेटिव नहीं हो सकती। दोबारा 6 अलाउंसेज हैं कैटेगरी 3 में, हेडिंग क्या है, जितना खर्च करोगे उतना एग्जाम्ट होगा। 6 बेटा नाम रट लेना, ट्रैवलिंग, डेली कन्वेंस, हेल्पर, एकेडमिक, यूनिफॉर्म। ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस। एकेडमिक का दूसरा नाम होता है रिसर्च, एकेडमिक भी बोलते हैं, रिसर्च भी बोलते हैं। आप 6 की जगह 7 कर लो ना, ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस, हेल्पर, एकेडमिक, यूनिफॉर्म, रिसर्च। ये 7 अलाउंस जितना खर्च करेंगे उतना एग्जाम्ट होगा। खर्च नहीं कर पाए तो इट शैल बी टैक्सेबल। ट्रैवलिंग अलाउंस मिला 1,000 रुपये महीना, खर्च हुआ 800 रुपये महीना, टैक्सेबल कितना हो जाएगा बेटा 200 रुपये महीना। हेल्पर अलाउंस मिला 1,000 रुपये महीना, खर्च हुआ 900 रुपये महीना, 900 एग्जाम्ट हो जाएगा, टैक्सेबल कितना हो जाएगा 100 पर मंथ। एकेडमिक अलाउंस मिला 1,000 रुपये महीना, खर्च हुआ 1,200 रुपये महीना, 1,000 रुपये एग्जाम्ट होगा बेटा, टैक्सेबल निल, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो ये है आपकी कैटेगरी 3, 6 अलाउंसेज हैं, जितना खर्च करोगे उतना आपका एग्जाम्ट होगा। 6 के नाम बेटा, ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस, हेल्पर, एकेडमिक, यूनिफॉर्म। एकेडमिक का नाम रिसर्च भी होता है। खर्चे करते रहो, एग्जाम्शन क्लेम करते रहो। अगर खर्चे नहीं हुए तो जितने खर्चे नहीं हुए इट शैल बी टैक्सेबल। और अगर खर्चे आपकी इनकम से ज़्यादा हो गए नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है जी। कैटेगरी 1 HR है, कैटेगरी 2 एंटरटेनमेंट अलाउंस, कैटेगरी 3 अलाउंसेज विच आर एग्जाम्ट ऑन एक्सपेंडिचर बेसिस, कैटेगरी 4 इस पे टाइम लगाओ थोड़ा, अलाउंसेज विच आर स्टैट्यूटरी एग्जाम्ट। उतना एग्जाम्ट होगा जितना लॉ में लिखा हुआ है। खर्चे शैल हैव नो रेलेवेंस, खर्च करो ना करो सारे खर्च कर दो, हमें मतलब नहीं है। हम एग्जाम्शन उतने की देंगे जितना लॉ के अंदर लिखा हुआ है। कौन कौन से हैं बेटा, इसमें भी 6-7 आते हैं। सबसे पहला चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। लो आगे चल रहा है बेटा, आज भी 100 रुपये में पढ़ाई हो जाएगी साहब। तो कितना एग्जाम कर रहा है 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। 100 इज द मैक्सिमम। अगर मिला ही 70 रुपये तो 100 एग्जाम्ट मत कर देना, 70 एग्जाम्ट होगा। अगर मिला 90 रुपये है 90 एग्जाम्ट होगा। मिला 120 रुपये है 100 रुपये क्या होगा बेटा आपका एग्जाम्ट होगा। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, एक्चुअल अलाउंस रिसीव और 100 पर मंथ पर चाइल्ड विच एवर इज लेस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिला 500 रुपये महीना, खर्च हो गया बेटा 800 रुपये महीना। परेशान करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अलाउंस मिला 500 रुपये महीना, खर्च हुआ 800 रुपये महीना। तो क्या करना है 800 का कुछ नहीं करना।
अलाउंस रिसीव 800 रुपये, 500 रुपये माइनस एग्जाम 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम कितने बच्चों के लिए बेटा? 2 बच्चों के लिए। अगर अलाउंस एक बच्चे के लिए मिल रहा है तो 1 की डिडक्शन मिलेगी, 2 के लिए मिल रहा है तो 2 को एग्जम्पशन मिलेगी, 3 के लिए मिल रहा है तो 2 के लिए एग्जम्पशन मिलेगी। तीसरा बच्चा क्या हो जाएगा बेटा? फुल्ली टैक्सेबल। ये हो गया चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। नेक्स्ट है बेटा इसमें हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। लॉ से 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। 300 इज द मैक्सिमम। अगर मिला ही कम है तो सारा एग्जाम्ड हो जाएगा। अगर मिला 300 से ज़्यादा है तो 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। ठीक है जी। तो चिल्ड्रन एजुकेशन 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। हॉस्टल एक्सपेंडिचर बेटा 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। इसके बाद है बेटा ट्राइबल एरिया अलाउंस। एम्प्लॉय की पोस्टिंग हो गई ट्राइबल एरिया में, 200 पर मंथ, इसकी एग्जम्पशन मिलेगी। अंडरग्राउंड अलाउंस बेटा माइनिंग में काम करता है एम्प्लॉय, 800 पर मंथ की क्या मिलेगी? एग्जम्पशन मिलेगी। नेक्स्ट बेटा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। हावेवर अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस बेटा हैंडीकैप एम्प्लॉय को मिला है 3200 रुपये पर मंथ तक की एग्जम्पशन मिलेगी। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस बेसिक क्या है बेटा? फुल्ली टैक्सेबल, खर्चों से कोई लेना देना नहीं है। और अगर फिजिकली हैंडीकैप एम्प्लॉय को मिलेगा तो 3200 रुपये महीना तक एग्जाम्ड होगा। और लास्ट इस कैटेगरी में है रनिंग अलाउंस। ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर के एम्प्लॉय को मिलता है, पायलट को मिल रहा है, एयर होस्टेस को मिल रहा है, ट्रक ड्राइवर को मिल रहा है रनिंग अलाउंस। इन दिस केस बेटा सबसे ज़्यादा एग्जम्पशन इसमें है, कितने की? 70% ऑफ अलाउंस रिसीव और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस, इतना अलाउंस आपका एग्जाम्ड होगा। तो ये 6 हो गए। इसमें नाम मैं बोल रहा हूँ, अमाउंट आप बोलना कितना एग्जाम्ड है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम फॉर 2 चिल्ड्रन। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ। अंडरग्राउंड अलाउंस बेटा या माइनिंग अलाउंस 800 पर मंथ। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, फिजिकली हैंडीकैप एम्प्लॉय है 3200 रुपये महीना। और रनिंग अलाउंस जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉयज़ को मिलता है 70% ऑफ अलाउंस रिसीव और 10,000 पर मंथ, विच एवर इज लेस। खर्चों से मैं फिर बोलूं, कितने मर्जी खर्च करो, कैटेगरी डी में फर्क नहीं पड़ता। तो केवल नाम, सबसे पहला हाउस रेंट अलाउंस, नंबर 2 आपका बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस, कैटेगरी नंबर 3 आपका साहब जितना जितना खर्च करोगे उतना उतना एग्जाम्ड होगा। ट्रैवलिंग डेली कन्वेंस हेल्पर एकेडमिक यूनिफॉर्म, जो खर्च कर दो एग्जाम्ड है, जो खर्च नहीं कर पाओगे इट शैल बी टैक्सेबल। कैटेगरी 4 एग्जाम्शन मिलेगी, उतनी मिलेगी जितनी लॉ के अंदर लिखी हुई है, खर्चे कंसीडर नहीं होंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस आपका बेटा या माइनिंग भी बोल देते हैं उसको, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और इसके बाद लास्ट था रनिंग अलाउंस। ट्रांसपोर्ट कैटेगरी डी में है, ट्रैवलिंग और कन्वेंस कैटेगरी सी में है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, अगर इसके लिए मिलता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रैवलिंग एक सिटी से दूसरी सिटी में ट्रैवल करने के लिए मिलता है। कन्वेंस विद इन लोकल लिमिट ऑफ सिटी, जॉब ऐसी है मुझे विद इन लोकल लिमिट ऑफ सिटी में बार बार जाना पड़ता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हूँ, एलजी कंपनी में काम करता हूँ, जो भी कंप्लेंट आती है कि घर में जाके मुझे ठीक करना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा? कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस विद इन लोकल लिमिट ऑफ सिटी कैटेगरी सी में है। ठीक है जी। ट्रैवलिंग एक सिटी से दूसरी सिटी में आने जाने के लिए कैटेगरी सी में है। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं इसको, ट्रांसपोर्ट कैटेगरी डी में है। ठीक है। सी में खर्चों से लेना देना होता है, डी में खर्चों से कोई लेना देना नहीं होता। ई एनी अदर अलाउंस नॉट कवर्ड इन फर्स्ट 4 बाय वट एवर नेम कॉल्ड, जो पहले 4 कैटेगरी में नहीं आएंगे वो बाय डिफॉल्ट कौन सी कैटेगरी में आएंगे बेटा? 5वीं कैटेगरी में आएंगे। जो भी बच गए इसके अलावा, डियरनेस अलाउंस पहली 4 कैटेगरी में नहीं आ रहा, 5वीं कैटेगरी फुल्ली टैक्सेबल। 5वीं कैटेगरी की ट्रीटमेंट क्या होती है? फुल्ली टैक्सेबल। तो जो पहले 4 में नहीं आएंगे, टेलीफोन अलाउंस, लंच अलाउंस, टिफिन अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, सुने अलाउंस, अनसुने अलाउंस, जो भी हो, जो पहले 4 में नहीं आते वो बाय डिफॉल्ट किस में आते हैं बेटा? 5वीं कैटेगरी में आते हैं। और 5वीं कैटेगरी की ट्रीटमेंट क्या होती है? फुल्ली टैक्सेबल। अगेन खर्चों से कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है जी, ये हो गए 5 कैटेगरी। ए HRA, बी एंटरटेनमेंट अलाउंस, सी खर्चे वाली कैटेगरी, डी स्टैट्यूटरी वाले एग्जम्पशन है, 5वां फुल्ली टैक्सेबल जो प्यार में नहीं आएंगे। ये जितना मैंने पढ़ाया ये ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए है। न्यू टैक्स रिजीम केवल 4 अलाउंसेस की एग्जम्पशन है, बाकी सब फुल्ली टैक्सेबल। केवल 4 अलाउंस याद कर लेना, ट्रेवलिंग, डेली कन्वेंस एंड ट्रांसपोर्ट फॉर फिजिकली हैंडीकैप। न्यू टैक्स रिजीम में केवल 4 अलाउंसेस की एग्जम्पशन है, ट्रेवलिंग, डेली, कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट भी किसके लिए? फिजिकली हैंडीकैप के लिए। ये 4 तो एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? फुल्ली टैक्सेबल। तो अब नए सिरे से रिवाइज कराओ। आपका HRA ओल्ड स्कीम में तो एग्जाम्प्ट होगा, न्यू स्कीम में फुल्ली टैक्सेबल। स्यापा ही खत्म, कोई वर्किंग नोट ही नहीं बनाना। न्यू स्कीम में फुल्ली टैक्सेबल। एंटरटेनमेंट अलाउंस ओल्ड टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाएगी, न्यू टैक्स रिजीम कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, फुल्ली टैक्सेबल। कैटेगरी सी ट्रेवलिंग, डेली कन्वेंस, हेल्पर, एकेडमिक, यूनिफॉर्म, 6 के 6 एग्जाम्प्ट हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में केवल 3 हैं इसमें से, ट्रेवलिंग, डेली, कन्वेंस। ठीक है जी। कैटेगरी 4 स्टैट्यूटरी एग्जम्पशन 6 हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, रनिंग अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस। ओल्ड में तो 6 को एग्जम्पशन है, नए में केवल किसको है बेटा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस को है। ट्रांसपोर्ट भी किसके लिए? फिजिकली हैंडीकैप। और कैटेगरी ई की बात करें, ओल्ड में भी फुल्ली टैक्सेबल है, न्यू में भी फुल्ली टैक्सेबल है। ठीक है जी। अलाउंसेस की ये 5 कैटेगरी होती हैं, पांचों निपटा दी। छठी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जो बेटा अगर स्पेसिफिक पर्सन को अलाउंसेस मिलते हैं तो एग्जम्प्ट होते हैं। नॉलेज के लिए डाल रखा है, एक बार देख लेना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंसेस मिलते हैं, 3 टाइप के अलाउंसेस मिलते हैं इनको। एक तो ये कोई कंपनसेटरी अलाउंस होता होगा, नाम याद कर लेना। सम्प्यूचरी अलाउंस मिलता है हायर रहन सहन के लिए, आप सीधा एक याद कर लो। जजेस को जो भी अलाउंस मिलेंगे क्या होंगे बेटा? आपके एग्जाम्प्ट होंगे। यूएन के एम्प्लॉय को जो भी अलाउंस मिलेंगे वो क्या होंगे? एग्जाम्प्ट होंगे। और लास्ट वाला मैंने पढ़ाया था एम्बेसीज को, वो सेक्शन 10 क्लॉज 7, उनको भी जो अलाउंसेस मिलते हैं एग्जाम्प्ट होते हैं। बस एक पॉइंट याद रखना, एग्जाम्प्ट तब होंगे जब ओल्ड टैक्स रिजीम में है। अगर ये सारे पर्सन न्यू टैक्स रिजीम में आ गए, क्या हो जाएगा? इट शैल बी टैक्सेबल। तो एक थ्योरेटिकल में आ सकता है ये पॉइंट नंबर 6 बेटा, कि अलाउंसेस कहाँ कहाँ एग्जाम्प्ट होते हैं। जजेस को जो अलाउंस मिलते हैं वो एग्जाम्प्ट हैं, यूएन एम्प्लॉयज़ को जो अलाउंस मिलते हैं वो एग्जाम्प्ट हैं, एम्बेसीज में बेटा जो अलाउंसेस मिलते हैं वो एग्जाम्प्ट होंगे। एग्जाम तभी होंगे जब वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर होते हैं। तो टोटल सैलरी में 5 चीज़ें पढ़नी थी। पहली हो गई बेटा अलाउंस, सेकंड पे जा रहा हूँ मैं प्रिक्विजिट, थर्ड क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट, फोर्थ प्रोविडेंट फंड, और फिफ्थ क्या है? डिडक्शंस। अलाउंस में कोई क्वेरी है पूछो, नहीं मैं प्रिक्विजिट स्टार्ट करूँ फिर इसको निपटाते हैं। आज रडार पे ये है सर, लास्ट में HRA की अमाउंट क्या शो होगी? क्या क्वेरी है बेटा? मेरे समझ में नहीं आई है ऑनलाइन। चलो परक्यूजिट्स पे आओ। परक्यूजिट नंबर 1 लिखना मत, सुनने पे ध्यान दो। यूज ऑफ मूवेबल असेट, मैं उसी पैटर्न पे ले रहा हूँ जिस पैटर्न में क्लास में पढ़ाया था। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई मूवेबल असेट यूज करने के लिए दे रहा है, कार को छोड़ के। कार की परक्विजिट अलग से है। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई मूवेबल असेट यूज करने के लिए दे रहा है। अगर कंप्यूटर दिया, अगर लैपटॉप दिया, अगर मोबाइल दिया या लैंडलाइन फ़ोन दिया। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंप्यूटर दे रहा है, लैपटॉप दे रहा है, मोबाइल दे रहा है या लैंडलाइन फ़ोन दे रहा है, क्या ट्रीटमेंट थी बेटा? फुल्ली एग्जाम्प्ट। इसके अलावा एनी अदर एसेट दी, कोई फर्नीचर यूज़ करने के लिए दे दिया, कोई प्लांट एंड मशीनरी यूज़ करने के लिए दे दी, तो चेक करते थे बेटा एम्प्लॉयर की अपनी है या एम्प्लॉयर ने ही किराए पे ले रखी है। अगर एम्प्लॉयर की अपनी होती थी तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। पॉइंट नंबर 1, एग्जाम में एक्चुअल कॉस्ट भी मिलेगी, फेयर मार्केट वैल्यू भी मिलेगी, WDV भी मिलेगी। हमें क्या लेना है? एक्चुअल कॉस्ट। और कितना %?
10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट अगर एम्प्लॉयर की अपनी है, और अगर एम्प्लॉयर ने ही किराए पे ले रखी हैं तो एक्चुअल हायर चार्जेस। और हर परक्यूजिट में एक थंब रूल याद कर लो, माइनस करते हैं अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। हर परक्यूजिट में है ये, अगर एम्प्लॉय ने कुछ पे किया है। तो पहली परक्यूजिट माइंड अप हुई कंप्लीटली मेरी तरफ से बेटा, यूज ऑफ मूवेबल असेट अदर देन कार। रिवाइज कराओ जरा जल्दी से एक बार। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल और लैंडलाइन फ़ोन यूज़ करने के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया टैक्स फ्री परक्यूजिट, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। इसके अलावा कोई और असेट यूज़ करने के लिए दी, एम्प्लॉयर की अपनी है, तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर ने ही किराए पे ले रखी है, एक्चुअल हायर चार्जेस टैक्सेबल होगा। हर परक्यूजिट में माइनस कर लेते हैं अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। ठीक है जी, ये है परक्यूजिट नंबर 1। परक्यूजिट 2 कौन सी पढ़ाई थी, बस नाम बता दो यार। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई मूवेबल असेट ट्रांसफर कर रहा है तो परक्यूजिट कब मानी जाएगी? परक्यूजिट का मतलब बेनिफिट। तो एम्प्लॉय का बेनिफिट कब है? या तो उसको फ्री में मिल जाए या उसको मार्केट वैल्यू से कम पे मिल जाए। 1 लाख की एसेट हाइपोथिकेट एम्प्लॉय को फ्री में दे दी, एम्प्लॉय का कितना बेनिफिट है? पूरा 1 लाख। 1 लाख की एसेट उसको 60,000 में दे दी, कितना बेनिफिट है उसका? 40,000। तो फर्स्ट में यूज करने के लिए दी है, सेकंड में एसेट क्या कर दी? बेच दी, ट्रांसफर कर दी। तो चेक करो क्या एसेट ट्रांसफर हुई है। नंबर 1 कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में वही लेना है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। एसी ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है पर कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, यहाँ नहीं आएगा। रेफ्रिजरेटर यहाँ नहीं आएगा। वही आइटम लेनी है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। नंबर 2 मोटर कार। और नंबर 3 एनी अदर असेट। ये एसी रेफ्रिजरेटर यहाँ आएगा सर, पर ये तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम होती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो यहाँ लिखा है, यहाँ वो वाले इलेक्ट्रॉनिक हैं जो किससे रिलेटेड है? कंप्यूटर। प्रिंटर आ जाएगा यहाँ, लैपटॉप आ जाएगा यहाँ, ये प्रोजेक्टर आ जाएंगे यहाँ पर जो इससे रिलेटेड हैं। करना क्या होता है? स्टेप 1 सीधा क्रक्स फॉर्म में, एम्प्लॉयर ने जब इसको खरीदा और एम्प्लॉयर ने जब एम्प्लॉय को बेचा, इस ड्यूरेशन को कंप्लीट ईयर में ले लो और फ्रैक्शन कितना मर्जी बड़ा हो ऑल टुगेदर इग्नोर कर देना, इग्नोर फ्रैक्शन। एग्जाम में पहला काम, एम्प्लॉयर ने कब खरीदा, एम्प्लॉय को कब बेचा, कंप्लीट ईयर देख लो, फ्रैक्शन जितना मर्जी बड़ा हो ऑल टुगेदर क्या कर देना? इग्नोर कर देना। सर क्या मतलब? एम्प्लॉयर ने खरीदा, कोई भी डेट लो, बर्थडे बता बेटा। एम्प्लॉयर ने खरीदा 5 मार्च 2020 को, ट्रांसफर करा आज, क्या है? 11 नवंबर 2024 लो, सिलेबस में 24-25 है। मुझे नहीं पता एग्जाम में क्या डेट आएगी, मैं रैंडम ले रहा हूँ। डेट ऑफ परचेज लो, डेट ऑफ सेल लो, कंप्लीट ईयर ले लो। तो कंप्लीट ईयर कितने बन रहे हैं? 5 मार्च 2020 से 5 मार्च 2021। ये ईयर देखने हैं, कैलेंडर ईयर या फाइनेंशियल ईयर मत देख लेना। तो 5 मार्च 2020 से 5 मार्च 2021 1, 5 मार्च 2021 से 5 मार्च 2022 2, 5 मार्च 2022 से 5 मार्च 2022 कितना 23 3, 5 मार्च 2023 से 5 मार्च 2024 4, और बाकी फ्रैक्शन आ रहा है, इग्नोर कर देना। तो स्टेप 1 जब खरीदा और जब बेचा उसके कंप्लीट ईयर निकाल लो, फ्रैक्शन क्या कर देना बेटा? ऑल टुगेदर इग्नोर करना। स्टेप 2 इस कंप्लीट ईयर का डेप्रीशिएशन माइनस कर दो। ओरिजिनल कॉस्ट में से इस कंप्लीट ईयर का डेप्रीशिएशन माइनस कर दो। सर किस रेट से डेप्रीशिएशन माइनस करें? कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम 50% WDV, मोटर कार 20% WDV, एनी अदर असेट 10% SLM। तो एग्जाम में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अगर असेट ट्रांसफर करी है, स्टेप 1 कंप्लीट ईयर निकाल लेना, डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल में कंप्लीट ईयर, फ्रैक्शन अगर आता है तो इग्नोर कर देना। स्टेप 2 उस कंप्लीट ईयर का डेप्रीशिएशन माइनस कर लेना। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन आपका कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम 50% WDV, मोटर कार
20% WDV और एनी अदर एसेट बेटा जो बच गई 10% SLM के हिसाब से डेप्रीशिएशन माइनस। तो एक्चुअल कॉस्ट में से जब ये डेप्रीशिएशन माइनस होगा उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ असेट एज पर इनकम टैक्स। उसमें से माइनस कर देना अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। तो अगर मैं फॉर्मेट बनाऊं तो क्या फॉर्मेट बनेगा भाई? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट लो, उसमें से डेप्रीशिएशन फॉर ईच कंप्लीट ईयर, फ्रैक्शन इग्नोर, रेट ऑफ डेप्रीशिएशन 50% WDV या 20% WDV या 10% SLM, ये डेप्रीशिएशन माइनस कर दो, इसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ असेट एज पर इनकम टैक्स। इसमें से माइनस करते हैं अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी, बैलेंस जो आएगी टैक्सेबल परक्यूजिट। मेकिंग सेंस? ये हो गया बेटा अपनी परक्यूजिट नंबर 2। इसमें कहाँ कहाँ फंस सकते हो? सबसे पहला रेट ऑफ डेप्रीशिएशन यही लेने हैं, पीजीबीपी वाले मत लगा देना। पीजीबीपी में कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम 60% पे है, मोटर कार 15%, रनिंग डेमो हायर 30%। एक्स्ट्रा दिमाग मत दौड़ा लेना अपना, रेट वही लेने हैं जो सैलरी हेड में यहाँ ये प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। वो बोलेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में रेट है 70%, बुक्स ऑफ अकाउंट में रेट है 30%, बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ भी हो। इनकम टैक्स एक्ट में कितने लिखे हुए हैं? 50%, 20% या 10% SLM एज द केस में भी। पहला। दूसरा, जहाँ फंस सकते हो, मोटर कार यहाँ पर आएगी, बाइक कहाँ पर आएगी? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बाइक दे दी, एनी अदर में आ जाएगी बाइक। दूसरा ये। और तीसरा जो याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम यहाँ सारी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, वही हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। जो प्योरली इलेक्ट्रॉनिक है, टीवी है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, वो सब यहाँ पर आ जाएगा बेटा। A to Z इसमें यार, होम अप्लाइंसेस बोल ले, कुछ भी बोल ले, इसको कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पेरिफेरल्स कर ले तू, स्यापा खत्म हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि लॉ में नहीं लिखा हुआ। कार में आएगी ना, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे ईवी हो। अब ईवी थोड़ी ना से कुछ होगा, कार लिखा है ना लायक, तू और नहीं एक्सपेरिमेंट कर दे। अरे कार चाहे पेट्रोल की हो, चाहे डीजल की हो, चाहे ईवी की हो, फिर अगला क्वेश्चन आएगा सर कार पंचर कार बेच दी, वो कहाँ आएगी? अरे कार बेची है भाई, इसी में आएगी। बाइक अलग नेचर है इसलिए यहां ले लिया, स्कूटी अलग है, यहां पर आएगी। चलो, अब होता क्या है, एक बढ़िया सा क्वेश्चन में मैंने आपको अप्रैल 2023 में क्या यूज करने के लिए दे दिया? फर्नीचर यूज करने के लिए दे दिया। अरे रुक तो जा चाचा। और वो मैंने आपको 1 अक्टूबर 2024 को बेच दिया। अप्रैल 2023 से आप यूज करते आ रहे हैं और फिर मैंने 1 अक्टूबर 2024 को बेच दिया। सिलेबस में 24-25 है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो मैं बोल सकता हूं अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक आपने फर्नीचर यूज किया है, उसके बाद मैंने बेच दिया। वो एक ही क्वेश्चन में दोनों परक्यूजिट हो जाएंगी, फर्स्ट और सेकंड। सुना ही नहीं? भले जमाने में मैंने आपको क्या दे दिया था? फर्नीचर दे दिया था, यूज कर लो। आप जब से यूज करते आ रहे हैं, फिर दुखी हो गए, मैंने 1 अक्टूबर 2024 को बेच ही दिया। भाई तू रखी ले, 5,000 में 7,000 में रीजनेबल रेट पे मैंने बेच दिया। तो जब तक आपने यूज करा करंट ईयर में 1 अप्रैल 2024 से 30 सितंबर तक यूज वाली परक्यूजिट लगेगी। और यूज वाली परक्यूजिट क्या थी? एम्प्लॉयर की अपनी है तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और अगर उसने किराए पे ले रखी है तो एक्चुअल हायर चार्जेस। मान लेते हैं फर्नीचर 5 लाख का था, उसका अपना है, तो कितना टैक्सेबल होगा? 5 लाख का 10%, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने के लिए ये यूज की है। और जब ट्रांसफर की निकालेंगे तो इससे निकालेंगे बेटा, ऐसे। 1 अक्टूबर को तो बेची दी ना कंसेशनल रेट पे, मान लो 25,000 की बेच दी 5 लाख वाली, तो 5 लाख माइनस कंप्लीट ईयर का डेप्रीशिएशन माइनस अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी।
तो ये भी हो सकता है वो एक ही क्वेश्चन में दोनों परक्यूजिट दे दे कि साल में पहले कुछ टाइम के लिए यूज करिए, उसके बाद क्या कर दी, कंसेशनल रेट पे बेच दी। दो परक्यूजिट मेरी तरफ से निपटी, यूज ऑफ मूवेबल असेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट, इसमें कोई क्वेरी है पूछो, नहीं मैं तीसरी परक्यूजिट पे लेके चलूं। परक्यूजिट में जान के टाइम लगा रहा हूं कि आता है इसमें। ऑनलाइन क्लियर है तो ओके लिखो बेटा। चलो परक्यूजिट नंबर 3 बताओ, आप नंबर बोलते रहो मैं रिवाइज कराता हूं। चलो, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, फट्टे मारो, किताबों से बाहर निकलो। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को लोन दे रखा है तो एम्प्लॉय को बेनिफिट कब होगा, मार्केट रेट से कम हो। मार्केट में 15% के हिसाब से लोन मिल रहा है, एम्प्लॉयर ने भी 15% के हिसाब से दिया, तो ये कोई परक्यूजिट नहीं है। बेनिफिट तब है जब एम्प्लॉय को कुछ क्या मिल रहा हो, बेनिफिट मिल रहा हो, या तो वो इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं कर रहा लोन पे, इंटरेस्ट फ्री, या मार्केट रेट से कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो ये एम्प्लॉय का बेनिफिट माना जाएगा। अब मार्केट रेट का मतलब क्या होता है, एसबीआई। पूरे इनकम टैक्स में एसबीआई लेते हैं। एसबीआई का किस दिन का रेट, एक तो लेन कोई सा भी हो, हाउसिंग लोन, मैरिज लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, कोई सा भी लोन हो, एसबीआई का इंटरेस्ट रेट लेते हैं किस दिन, एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लोन इज प्रोवाइडेड। एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लोन इज प्रोवाइडेड। जिस साल लोन दिया उस साल 1 अप्रैल को एसबीआई का क्या रेट था, वो रेट ले लो, माइनस इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय। एसबीआई का मतलब मार्केट रेट, माइनस क्या कर देंगे, इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय। एसबीआई भी देगा, पीएनबी भी देगा, कोई तीसरा बैंक भी देगा। पॉइंट नंबर 1 किसको लेना है हमने, एसबीआई। अलग अलग डेट के अगर दे रखे हो तो डेट कौन सी लेनी है, 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच लोन इज प्रोवाइडेड। जिस साल लोन दिया उस साल की 1 अप्रैल, उसमें से माइनस कर देना इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। ठीक है जी। तो लोन कोई सा भी हो सकता है, इट मे बी पर्सनल लोन, कार लोन, हाउसिंग लोन, एनी लोन बाय वट एवर नेम कॉल्ड। 2 केसेस में लोन टैक्स फ्री परक्यूजिट होती है। पहला लोन पेटी अमाउंट है, छोटा मोटा लोन है, इन एग्रीगेट 20,000 तक का। लोन इज ऑफ पेटी अमाउंट, कितने का बेटा, 20,000 तक का है, इज अ टैक्स फ्री परक्यूजिट। अगर 21,000 का लोन हो गया तो पूरे 21 के ऊपर इंटरेस्ट क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और दूसरा बेटा, इफ इट इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर को बेटा स्पेसिफाइड डिजीज है, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस है, एचआईवी, कुछ भी है, डिजीज के नाम याद मत करना। अगर लोन दिया है एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर की स्पेसिफाइड डिजीज के लिए, अमाउंट कितना मर्जी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, इन 2 केसेस में क्या होती है बेटा, ये टैक्स फ्री परक्यूजिट होती है। नंबर 1, लोन इन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 20,000। नंबर 2 बेटा, लोन इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। इस लास्ट वाले पॉइंट में एक चीज है, ध्यान से, मैंने एम्प्लॉय को स्पेसिफाइड डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए लोन दिया 5 लाख रुपए, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। उसने मेडिक्लेम करवा रखा था और मेडिकल कंपनी से उसको रिम्बर्स हो गए 2 लाख रुपए, तो उस 2 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो टैक्सेबल परक्यूजिट होगा। दोबारा, मैंने एम्प्लॉय को स्पेसिफाइड डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए लोन दिया 5 लाख रुपए, लो क्या है बेटा, नथिंग शैल बी टैक्सेबल, इट्स अ टैक्स फ्री परक्यूजिट। एम्प्लॉय ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा था, मेडिकल कंपनीज को उसको क्या मिल गई बेटा, रिम्बर्समेंट मिल गई, 2 लाख रुपए की रिम्बर्समेंट मिल गई, तो ये 2 लाख रुपए आपके क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर इंटरेस्ट, ये टैक्सेबल परक्यूजिट होगी। तो लॉ में लिखा है, वेयर द लोन इज प्रोवाइडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ रिम्बर्स बाय इंश्योरेंस कंपनी। अगर इंश्योरेंस कंपनी कुछ रिम्बर्स करती है तो वो अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट टैक्सेबल परक्यूजिट होगी। ये है बेटा परक्यूजिट नंबर 3, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट ऑफ लोन। तेजी से एक बार दोबारा बोल देता हूं साहब, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कोई लोन दिया या तो विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट या कंसेशनल रेट से वो इंटरेस्ट चार्ज करता है तो एम्प्लॉय का बेटा ये बेनिफिट मान लिया जाएगा। सर कितना बेनिफिट माना जाएगा, एसबीआई का इंटरेस्ट रेट लो, उसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी।
दो केसेस में लोन टैक्स फ्री परक्यूजिट होता है। पहला, लोन इन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड 20,000। दूसरा, लोन इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। डिजीज या तो एम्प्लॉय को है या उसके फैमिली मेंबर को है। डिजीज वाले में याद रखना बेटा, अगर मेडिकल कंपनी से, हेल्थ इंश्योरेंस से बेटा अगर कुछ रिम्बर्स हो गया तो जितना रिम्बर्स हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट टैक्सेबल परक्यूजिट मानी जाएगी। बात भी ठीक है, डबल बेनिफिट हो जाता नहीं तो। 5 लाख एम्प्लॉयर से ले लिया वो टैक्स फ्री, 2 लाख इंश्योरेंस कंपनी ने रिम्बर्स कर दिया तो लॉसेस डबल बेनिफिट नहीं। अब जितना रिम्बर्स हो गया उसके ऊपर इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, टैक्सेबल करेंगे। एक पॉइंट और है इसमें भूल गया था बेटा, अगर एम्प्लॉय मंथली बेसिस पे लोन रीपे करता रहता है तो लॉसेस मंथली बेसिस पे इंटरेस्ट निकलेगा और मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ उसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, लोन ले लिया, एम्प्लॉय मंथली बेसिस पे क्या कर रहा है बेटा, रीपे करता है, तो लॉसेस इंटरेस्ट भी फिर मंथली बेसिस पे निकालो और मंथ एंड पे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकलेगा। मैं एम्प्लॉय, मैंने 5 लाख का बेटा लोन लिया, 10 अप्रैल को मैंने 20,000 रुपये रीपे कर दिए, 15 अप्रैल को मैंने 25,000 रुपये रीपे कर दिए। लॉसेज हम सोए हुए हैं, हम मंथ एंड पे उठेंगे। मैंने एक बार कितने रीपे करे, 20,000, एक बार कितने रीपे कर दिए, 25,000, टोटल कितना रीपे हो गया, 45,000। लॉसेज मंथ एंड पे पता तेरा आउटस्टैंडिंग कितना है, 5 लाख माइनस 45, 455 मेरा आउटस्टैंडिंग है। 455 के ऊपर क्या निकलेगा बच्चे, इंटरेस्ट निकलेगा। समझ आ गया? तो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ उसके ऊपर इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। ये अपनी परक्यूजिट नंबर 3। पहली, यूज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरी, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरी बेटा, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट ऑफ लोन। इन तीनों में कोई दिक्कत? चले मूव ऑन। चौथी परक्यूजिट बोलो, गिफ्ट। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है। चेक करो, गिफ्ट इन कैश है या गिफ्ट इन काइंड है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कैश गिफ्ट देता है, फुल्ली टैक्सेबल, वो चाहे 5,000 से कम हो, चाहे 5,000 से ज़्यादा हो, चाहे 1 रुपया भी हो। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कैश गिफ्ट दे दी, ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। गिफ्ट इन काइंड, मोबाइल दे दिया, रिस्ट वॉच दे दी, कोई भी गिफ्ट इन काइंड है, उसकी एफएमवी निकालो। एग्रीगेट एफएमवी 5,000 तक है, एग्रीगेट एफएमवी 5,000 से ज़्यादा है। एग्रीगेट एफएमवी 5,000 तक है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। एग्रीगेट एफएमवी 5,000 से ज़्यादा है तो 2 आंसर आते थे बेटा। ऑप्शन 1, इन एक्सेस ऑफ 5,000 इज टैक्सेबल। अगर 7,000 है तो 2,000 क्या होगा, टैक्सेबल होगा। ऑप्शन 2, इंटायर 7,000 इज टैक्सेबल। एग्जाम में क्या करके आना है, किसी एक से सॉल्व करना था और दूसरे का नोट डाल के आना था। क्लास में मैंने बताया था बेटा एक्सेस वाला ले लेना। अगर 7,000 है तो 2,000 टैक्सेबल करके आ जाना और एग्जाम में नीचे नोट डाल के आ जाना। अल्टरनेटिवली इंटायर 7,000 में भी टैक्सेबल। तो सबसे छोटी परक्यूजिट है, गिफ्ट शुरू होने से पहले खत्म। जरा बोलना, गिफ्ट इन मनी फुली टैक्सेबल, चाहे 5 से कम चाहे 5 से ज़्यादा। गिफ्ट इन काइंड, एग्रीगेट एफएमवी, घड़ी मिली है, एक्स मिला, वाई मिला, सबकी एफएमवी एग्रीगेट कर दो। 5,000 तक है तो टैक्स फ्री, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। 5,000 से ऊपर है, ऑप्शन 1 एक्सेस वाला टैक्सेबल कर दो। ऑप्शन 2 इंटायर अमाउंट टैक्सेबल कर दो। एग्जाम में क्या करके आए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑप्शन 1 से सॉल्व करना बेटा, नीचे नोट डाल के आ जाना। अल्टरनेटिवली इंटायर अमाउंट में भी टैक्सेबल। ये समस्या 4 परक्यूजिट में मिलेगी। पहली ये हो गई कैश वाली, ठीक है जी। टोटल कितनी परक्यूजिट हो गई, 4। बार बार, नंबर 1 यूज ऑफ मूवेबल एसेट, नंबर 2 ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, नंबर 3 इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, नंबर 4 गिफ्ट, नंबर 5 मील फैसिलिटी, खाना पीना। मील फैसिलिटी बेटा अगर रिमोट एरिया में मिलती है या ऑफशोर इंस्टॉलेशन में मिलता है, 2 वर्ड याद कर लेना, या रहना फ्री खाना फ्री। रहना पढ़ाऊंगा रेंट फ्री अकोमोडेशन, खाना भी पढ़ाई रहा हूँ मील फैसिलिटी। तो अगर रिमोट एरिया में खाना पीना मिलता है, रिमोट एरिया दूर दराज के एरिया बेटा, आप बीएसएफ के एम्प्लॉय, आपकी पोस्टिंग होगी लेह में, लद्दाख में, वहाँ बंकर में रह रहे हैं, वहाँ बड़े आपको बेटा व्यंजन मिल रहे होंगे, वो जो भी खाना पीना मिलेगा, व्हील फैसिलिटी फुल्ली एग्जाम। दूसरा ऑफशोर इंस्टॉलेशन,
और एक होता है ऑन द शोर, शोर मतलब समुद्र का किनारा, एक तो होता है ऑन द शोर लैंड मास पे, ऑफ द शोर लैंड मास से हट के पानी में। अब पानी में कौन रह रहा है? ओएनजीसी के एम्प्लॉय जो सी से क्या कर रहे हैं, क्रूड ऑयल कच्चा तेल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब उनको वहां जो भी खाना पीना मिलेगा ऑफ शोर इंस्टॉलेशन पे फुल्ली एग्जाम्ड। तो दो केसेस में मील फैसिलिटी फुल्ली एग्जाम, नंबर 1 रिमोट एरिया में मिलती है, नंबर 2 ऑफ शोर इंस्टॉलेशन में मिलती है। इसके अलावा आ जाओ एनी अदर एरिया, एनी अदर एरिया में अगर टी कॉफी स्नैक्स मिलते हैं फुल्ली एग्जाम्ड। एनी अदर एरिया टी कॉफी स्नैक्स मिलते हैं फुल्ली एग्जाम्ड। अदर देन टी कॉफी स्नैक्स अगर खाना पीना मिलता है, चेक करते थे बेटा कॉस्ट पर मील 50 रुपए तक है या कॉस्ट पर मील 50 रुपए से ज्यादा है। आंसर दो, कॉस्ट पर मील 50 रुपए तक है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। और अगर कॉस्ट पर मील, हल्दीराम का टिफिन लगवा दिया मैंने एम्प्लॉय के लिए बेटा, कॉस्ट 40 रुपए है टैक्स फ्री, कॉस्ट 50 रुपए पर मील है टैक्स फ्री, 50 से ऊपर है तो दो आंसर थे। पहला आंसर क्या था, इन एक्सेस ऑफ 50 को टैक्सेबल कर दो, और दूसरा क्या था, पूरा टैक्सेबल कर दो। हल्दीराम से मैंने टाई अप करा कि मेरे एम्प्लॉय को खाना पीना आप प्रोवाइड करो, उसने बोला जी पर मील में 90 रुपये चार्ज करूंगा, डन भाई। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन 1 क्या बोलता है 90 माइनस 50, 40 रुपये टैक्सेबल कर दो। ऑप्शन 2 क्या बोलता है बेटा, पूरा 90 रुपये क्या कर दो साहब टैक्सेबल कर दो। एग्जाम में क्या करके आए, एक्सेस वाला मेन क्वेश्चन में टैक्सेबल कर देना और बेटा नीचे नोट डाल के आ जाना, अल्टरनेटिवली इंटायर अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो लास्ट टाइम तेजी से बेटा, रिमोट एरिया ऑफशोर इंस्टॉलेशन कुछ भी मिले खाना पीना टैक्स फ्री प्रिक्विजिट है, एनी अदर एरिया टी कॉफी स्नैक्स टैक्स फ्री है, प्रॉपर मील फैसिलिटी 50 रुपए तक है पर मील, पर डे नहीं है ये, पर मील टैक्स फ्री, 50 से ऊपर है तो टैक्सेबल होगा। दो ऑप्शन है, या तो एक्सेस वाला या फुल्ली टैक्सेबल। 5 परक्विजिट होगी बेटा, यूज ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, आपका लोन हो गया साहब, गिफ्ट हो गया, मील फैसिलिटी। आगे बोलो, यूज ऑफ मोटर कार थोड़ा टेक्निकल है, लिखता हूं। मोटर कार में बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, सामने ध्यान दो, ये आती है नालायक। 6 एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मोटर कार यूज करने के लिए दे रहा है। एक तो ये कैब फैसिलिटी नहीं है, वो जो घर से सुबह पिक कर लेते हैं इवनिंग में ड्रॉप कर देते हैं, वो टैक्स फ्री परक्विजिट है। ये कार ही दे रखी है, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, कार दे दी, आप कंपनी के चार्टर्ड बन गए बेटा, एमएनसी में आपकी जॉब लग गई, हालात है नहीं फिर भी मान लेते हैं, और आपको क्या मिल गई साहब, कार मिल गई। ये पर्सनल जो कार मिली है ये उसकी परक्विजिट को हम पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने 4 केस पढ़ाए थे आपको, जल्दी जल्दी बोलो। कार किसकी है, ओनर ऑफ कार, बस सुनने पे ध्यान दो। खर्चे कौन उठा रहा है, एक्सपेंसेस कौन कर रहा है, पर्पस ऑफिस या पर्सनल, और परक्विजिट। थोड़ा स्पीड तेज रहेगी, सुनने पे ध्यान देना। कार एम्प्लॉयर की, खर्चा एम्प्लॉयर का, ऑफिशियल पर्पस, तो एम्प्लॉय का तो कोई बेनिफिट ही नहीं है, नॉट अ परक्विजिट, बेकार की बात। कार एम्प्लॉयर की, खर्चे सारे एम्प्लॉयर कर रहा है, फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस, सारे खर्चे एम्प्लॉयर के। पर्सनल पर्पस, एम्प्लॉय पर्सनल पर्पस में चला रहा है, तो एम्प्लॉय का क्या बेनिफिट है, सारा बेनिफिट है, तो सारे तो खर्चे ले लो, प्लस नालायक कार भी तो यूज कर रहा है, कार का कितना परसेंट, 10%, ये टैक्सेबल होगा। तीसरा, कार एम्प्लॉयर की, खर्चे एम्प्लॉयर के, पार्शली ऑफिशियल, पार्शली पर्सनल, और पार्शली का मतलब 50-50 मत समझ लेना, 70-30, 80-20, 90-10 कुछ भी हो सकता है। और ये सबसे बढ़िया लो था जो एसएससी के फेवर में है पूरे इनकम टैक्स में। यहाँ लो बड़ा सिंपल है, छोटी कार, बड़ी कार, 1600 सीसी तक छोटी होती है, 1600 सीसी से ज़्यादा बड़ी होती है। छोटी कार के कितने टैक्सेबल थे, 1800, बड़ी कार के 2400, और अगर ड्राइवर भी मिला हुआ था तो 900 तभी लेना जब ड्राइवर हो, 900 तभी लेने हैं जब ड्राइवर हो, अगर विदाउट ड्राइवर है तो 1800 और 2400 एज द केस में भी। तो जब मेन क्लास ली थी तो समझाया था टैक्स बचाने का तरीका है ये दिखाओगे तो तबाह बर्बाद। आपको मर्सिडीज कार यूज करने के लिए मिल गई, खर्चे सारे एम्प्लॉयर के, मर जाएंगे।
रिपेयर एक्चुअल, मेंटेनेंस एक्चुअल, फ्यूल चार्जेस एक्चुअल, ड्राइवर मिला हुआ है एक्चुअल सैलरी, और सबसे बड़ी बात कार का 10% और जुड़ जाएगा। पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल दिखा दो, सैप्पा ही खत्म। कितनी मर्जी बड़ी कार मिली हुई हो बेटा आपको, कितना टैक्सेबल होगा? मैक्सिमम 2400। टेस्ला मिल गई 2400, और भी जो महंगी होती है लिमोजिन मिली हुई है 2400, अगर पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल दिखा दें। ठीक है, चलो। कार एम्प्लॉयर की खर्चे एम्प्लॉय कर रहा है, ऑफिशियल पर्पस कोई परक्विजिट नहीं, बल्कि एम्प्लॉय पागल है, नालायक। ठीक है ना? कार एम्प्लॉयर की खर्चे एम्प्लॉय के फुल्ली पर्सनल, तो एम्प्लॉय का क्या बेनिफिट है? खर्चे तो वो खुद ही कर रहा है, तो वो तो बेनिफिट है नहीं। कार यूज कर रहा है, कार का 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार। और अगर कार एम्प्लॉयर की खर्चे एम्प्लॉय के पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, छोटी कार है तो 600, बड़ी कार है तो 900, और अगर ड्राइवर भी है तो कार के 600 ड्राइवर के 900। अजीब लो है भाई, रट लेना। कार के 600 हैं और इसके क्या है बेटा, ड्राइवर के 900। ठीक, और लास्ट के केस क्या बने थे? कार एम्प्लॉय की खर्चे एम्प्लॉयर के ऑफिशियल है तो नॉट अ परक्विजिट। कार एम्प्लॉय की खर्चे एम्प्लॉयर के फुल्ली पर्सनल यूज कर रहा है एम्प्लॉय तो खर्चे, कार तो उसकी अपनी है, 10% मत ले लेना, ऑल एक्सपेंस। और लास्ट वाला थोड़ा सा टेक्निकल था, लास्ट वाला क्या था बेटा? कार एम्प्लॉय की खर्चे एम्प्लॉयर के पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, तो सारे के सारे खर्चे ले लो, उसमें से माइनस कर दो। छोटी कार है तो 1800 रुपये महीना, बड़ी कार है तो 2400 रुपये महीना, और अगर ड्राइवर भी है तो 900 रुपये एक्स्ट्रा उसके। ये उल्टा चलता है, माइनस होता है। टोटल खर्चे ले लो जो एम्प्लॉयर ने हुए हैं, माइनस करो। छोटी कार 1800 रुपये महीना, बड़ी कार बेटा आपका 2400 रुपये महीना। तो ये 9 परमुटेशन कम्बिनेशन बनते थे। 9 के 9 जरा दोबारा बोलना एक बार। कार एम्प्लॉयर की खर्चे एम्प्लॉयर के फुल्ली ऑफिशियल पर्पस, नॉट अ परक्विजिट। कार एम्प्लॉयर की खर्चे एम्प्लॉयर के फुल्ली पर्सनल पर्पस, सारे खर्चे ले लो प्लस कार का 10% ले लो। कार एम्प्लॉयर की खर्चे बेटा एम्प्लॉयर के पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, छोटी कार 1800, बड़ी कार 2400, ड्राइवर के एक्स्ट्रा 900 रुपये ले लो। कार एम्प्लॉयर की खर्चे एम्प्लॉय के ऑफिशियल पर्पस, नॉट अ परक्विजिट। कार एम्प्लॉयर की खर्चे एम्प्लॉय के फुल्ली पर्सनल पर्पस, कार का 10%, खर्चे मत लेना, वो तो एम्प्लॉय कर रहा है। कार का 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। कार एम्प्लॉयर की खर्चे एम्प्लॉय के पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, छोटी कार है तो 600, बड़ी कार है तो 900, और अगर ड्राइवर भी है तो 900 उसके एक्स्ट्रा। कार छोटी बड़ी कब होती है? 1600 सीसी तक छोटी, 1600 सीसी से ज़्यादा बड़ी। और लास्ट बेटा, कार एम्प्लॉय की खर्चे एम्प्लॉयर के ऑफिशियल पर्पस, कोई परक्विजिट नहीं। कार एम्प्लॉय की खर्चे एम्प्लॉयर के पर्सनल पर्पस बेटा खर्चे कंसीडर कर लेना। और अगर कार एम्प्लॉय की खर्चे एम्प्लॉयर के पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, टोटल खर्चे में से माइनस कर दो। 1800 रुपये महीना छोटी कार है, 2400 रुपये महीना माइनस कर दो अगर बड़ी कार है। ठीक है जी। अगर एम्प्लॉय को घर से ऑफिस, ऑफिस से घर के लिए कैब फैसिलिटी मिली है, इज अ टैक्स फ्री परक्विजिट। अगर एक से ज़्यादा कार यूज करने के लिए मिल गई विच इज पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, तो लो एक कार को मानेगा पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, बाकी सब मान ली जाएंगी फुल्ली पर्सनल। एम्प्लॉयर आपको बेटा किया सेल्टोस दे दी, आपको बेटा होंडा सिटी दे दी, आपको वैगनार दे दी, और मैंने दिखा दिया पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल। तो लोग क्या बोलता है, कार तो 3 मिल गई पर एक क्या मानी जाएगी? पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, बाकी दोनों क्या मानी जाएंगी? फुल्ली पर्सनल। इच्छा आपकी है, इच्छा एम्प्लॉय की है कि वो किसको बेटा पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल माने और किसको वो फुल्ली पर्सनल माने। वो कॉम्बिनेशन बना के देख लेना कि कार 1 POPP पार्शली ऑफिशियल पार्शली पर्सनल, तो दोनों कार क्या हो जाएंगी? फुल्ली पर्सनल। फिर कार 2 को देख लेना POPP, तो 1 और 3 क्या हो जाएगी? फुल्ली पर्सनल। जहाँ पर मिनिमम आपकी इनकम आए वो कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा। ये समझ तभी आ रहा होगा बेटा जब पढ़ के आए होगे, नहीं तो ये हवाई फायर हो रहा होगा। समझ आ गया?
तो मैं तो मान के चल रहा हूँ भाई, पढ़ के बैठे हैं, रिवीजन चल रही है। कितनी परक्विजिट हो गई साहब? 6। और कुछ नहीं तो नाम ही बता दो। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, गिफ्ट, मील फैसिलिटी, और कौन कौन सी थी 5वीं भाई? इंटरेस्ट, ये तो हो गया था, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, अच्छा रह गया था। और छठा ये हो गया बेटा यूज ऑफ मोटर कार। 6 हो गई। 7वीं मेडिकल फैसिलिटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई या उसके फैमिली मेंबर को मेडिकल फैसिलिटी देता है। मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया, ये भी एग्जाम में आती है, जरा फोकस करो, इसको 2-3 बार रिवाइज कराता हूं। मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया 2 कैटेगरी में बनाना। एक तो फैसिलिटी कौन दे रहा है, किसको दे रहा है? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय का इलाज करवा रहा है या उसके फैमिली मेंबर का इलाज करवा रहा है। फैमिली की डेफिनेशन बताओ पहले तो। एम्प्लॉय के स्पाउस और बच्चे हमेशा आएंगे, पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर तभी आएंगे जब वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट हैं। दोबारा, ट्रीटमेंट किसकी चल रही है? एम्प्लॉय की, उसकी वाइफ की, उसके बच्चों की, या उसके पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर की। पर पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर तभी आएंगे जब वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। 2 कैटेगरी में बनाना। कैटेगरी ए, एम्प्लॉयर के अपने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रही है। नंबर 2, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रही है। नंबर 3, लोकल अथॉरिटी एमसीडी डिस्पेंसरी, इसमें ट्रीटमेंट हो रही है। नंबर 4, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट हो रही है। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल आपका बेटा कैंसर के लिए स्पेसिफाइड हॉस्पिटल है, इसमें ट्रीटमेंट हो रही है। नंबर 5 आपका कोविड-19 की ट्रीटमेंट हो रही है। एंड नंबर 6 हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है। 6 दोबारा बोलो। ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर के अपने हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट बेटा आपका साहब स्पेसिफाइड हॉस्पिटल्स में जो नोटिफाइड डिजीज के लिए हैं, जैसे राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल बेटा कैंसर के लिए नोटिफाइड है। 5वां कोविड-19 की ट्रीटमेंट चल रही है। 6ठा हेल्थ इंश्योरेंस है। इन 6 केसेस में क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका टैक्स फ्री होगा। नथिंग शैल बी टैक्सेबल, चाहे लाखों रुपए का खर्च आ जाए, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। 6 एम्प्लॉयर के अपने, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट के बेटा स्पेसिफाइड हॉस्पिटल्स, 5वां कोविड-19 की ट्रीटमेंट, और 6ठा हेल्थ इंश्योरेंस। सब्जेक्ट टू जिसकी ट्रीटमेंट हो रही है वो एम्प्लॉय या फैमिली की डेफिनेशन में होना चाहिए। अगर किसी ऐसे पर्सन की ट्रीटमेंट करवा दी जो फैमिली की डेफिनेशन में ही नहीं आता, 1 रुपया भी खर्च हो गया, इट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। एम्प्लॉय के बेटा भतीजे का इलाज करवा दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो भतीजा इज नॉट इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, 1 रुपया भी खर्च हो गया, इट शैल बी टैक्सेबल। ग्रैंड पेरेंट्स का इलाज करा दिया, पेरेंट्स डेफिनेशन में, ग्रैंड पेरेंट्स डेफिनेशन में नहीं है, 1 रुपया भी खर्च होगा, देन इट शैल बी टैक्सेबल। ये था कैटेगरी ए। कैटेगरी बी, एनी अदर केस। एनी अदर केस में प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है या उसके घर पे ही ट्रीटमेंट करवा दी, डॉक्टर भेज दिया, क्या ट्रीटमेंट थी बेटा? फुल्ली टैक्सेबल, 1 रुपया भी खर्च होगा, इट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। तो ये था मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया। मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट के लिए एम्प्लॉय या उसका फैमिली मेंबर जा रहा है और उसके साथ एक अटेंडेंट अलाउड है। आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट किसकी होनी है? एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर की, उसके साथ एक अटेंडेंट अलाउड है। अटेंडेंट फैमिली मेंबर भी हो सकता है, अटेंडेंट कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। आउटसाइड इंडिया 3 टाइप के खर्चे होंगे। नंबर 1 आने जाने के खर्चे, ट्रैवलिंग के खर्चे। नंबर 2 मेडिकल के खर्चे, वहाँ पर दवाई के खर्चे। नंबर 3 बेटा वहाँ रहने के खर्चे, बोर्डिंग एंड लॉजिंग। दोबारा, मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। ट्रीटमेंट किसकी चल रही है? एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर की। एक तो पेशेंट जाएगा बेटा, उसके साथ एक केयर टेकर अलाउड है एक, और वो केयर टेकर कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी, अदर देन फैमिली मेंबर भी। खर्चों को 3 कैटेगरी में बांटा, ट्रैवलिंग के खर्चे, मेडिकल के खर्चे, बोर्डिंग एंड लॉजिंग के खर्चे। बोर्डिंग एंड लॉजिंग आरबीआई जितना सर्टिफाई कर देगा उतना एग्जम्प्ट होगा, जितना सर्टिफाई नहीं करेगा इट शैल बी टैक्सेबल। मेडिकल के खर्चे जितना आरबीआई बेटा सर्टिफाई करेगा उतना एग्जम्प्ट होगा, जो सर्टिफाई नहीं करेगा इट शैल बी टैक्सेबल। आने जाने के खर्चे या तो सारे टैक्सेबल है या सारे एग्जम्प्ट है। अगर एम्प्लॉय छोटा है तो सारे एग्जम्प्ट हैं, अगर एम्प्लॉय बड़ा है तो सारे के सारे टैक्सेबल हैं। दोबारा बोलता हूँ, छोटा बड़े का मतलब क्या है, 2 मिनट के बाद। मेडिकल के खर्चे कोई छोटा बड़ा नहीं देखना, लॉ ने क्या बोला? आरबीआई से सर्टिफाई कराओ, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे?
खर्चा हो गया 5 लाख रुपए, 7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, लॉसेस मान लेंगे, आरबीआई से सर्टिफाई करवा के लाओ। बोर्डिंग एंड लॉजिंग के खर्चे हो गए, मान लेंगे, आरबीआई से सर्टिफाई करवा के लाओ। तो मेडिकल के खर्चे, बोर्डिंग एंड लॉजिंग एग्जाम्प्ट टू द एक्सटेंट सर्टिफाइड बाय आरबीआई, टैक्सेबल टू द एक्सटेंट नॉट सर्टिफाइड बाय आरबीआई। ट्रेवलिंग ऑल और नन, या तो टैक्सेबल होगा या एग्जाम्प्ट होगा। क्या क्राइटेरिया था बेटा? अगर टोटल इनकम 2 लाख तक है, सैलरी नहीं, टोटल इनकम पांचों हेड की, अगर टोटल इनकम 2 लाख तक है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस इंटायर एग्जाम्प्ट। अगर टोटल इनकम 2 लाख से ऊपर है, इंटायर ट्रेवलिंग एक्सपेंस इज टैक्सेबल। ये था बेटा आपका परक्यूजिट नंबर जो भी थी, 7th आई थिंक, मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम इन इंडिया एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर की ट्रीटमेंट चल रही है, एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लोकल अथॉरिटी हॉस्पिटल में, स्पेसिफाइड हॉस्पिटल में, कोविड-19 की ट्रीटमेंट है या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है, फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है, सब्जेक्ट टू जिसकी ट्रीटमेंट हो रही है वो या तो एम्प्लॉय है या उसका फैमिली मेंबर है। अगर किसी ऐसे पर्सन की ट्रीटमेंट करवा दी जो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आता, 1 रुपया भी खर्च हुआ, इट शैल बी टैक्सेबल। एनी अदर केस, प्राइवेट हॉस्पिटल या घर पे ट्रीटमेंट चल रही है, फुल्ली टैक्सेबल किसी की भी ट्रीटमेंट हो। आउटसाइड इंडिया आपका बेटा बोर्डिंग एंड लॉजिंग के खर्चे आरबीआई जितना सर्टिफाई करेगा वो एग्जाम्प्ट होगा। मेडिकल के खर्चे आरबीआई जितना सर्टिफाई करेगा वो एग्जाम्प्ट होगा। ट्रैवलिंग टोटल इनकम 2 लाख तक है तो एग्जाम्प्ट, टोटल इनकम 2 लाख से ज़्यादा है तो सारे ट्रैवलिंग के खर्चे टैक्सेबल होंगे। फैमिली का मतलब याद कर लेना बेटा, आपकी एम्प्लॉय तो आएगा ही आएगा, स्पाउस हमेशा, चिल्ड्रन हमेशा, पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर तभी आएंगे जब वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। मेकिंग सेंस? 7 हो गई। 8वीं कौन सी थी बेटा? एजुकेशन फैसिलिटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों को या अदर फैमिली मेंबर भाई बहन उनको क्या कर रहा है बेटा? एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों को या एम्प्लॉय के अदर फैमिली मेंबर भाई बहन को क्या कर रहा है बेटा? एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। चेक करो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर के अपने हैं या उसने स्पॉन्सर कर रखे हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओन्ड और स्पॉन्सर बाय एम्प्लॉयर या एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एनी अदर को लो पहले, एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फुल्ली टैक्सेबल। चाहे एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हो, चाहे अदर फैमिली मेंबर पढ़ रहे हो, 1 रुपया भी खर्च हो गया, इट शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। अगर इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर के अपने हैं या एम्प्लॉयर ने स्पॉन्सर कर रखे हैं, कॉस्ट पर मंथ पर चाइल्ड 1000 तक है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। और अगर 1000 से ऊपर है फिर 2 आंसर है, पहला इन एक्सेस ऑफ 1000 ले लो और दूसरा एंटायर अमाउंट कंसीडर कर दो। इसको दूसरे तरीके से रिवाइज कराता हूं बेटा मैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बच्चों को पढ़ा रहा है या फैमिली मेंबर को पढ़ा रहा है, अगर फैमिली मेंबर को पढ़ाता है ऑलवेज टैक्सेबल, चाहे खुद के अपने इंस्टीट्यूट में हो चाहे एनी अदर इंस्टीट्यूट में हो, अदर फैमिली मेंबर हमेशा और हमेशा टैक्सेबल होते हैं। अब आ जाओ बेटा, एम्प्लॉय के बच्चे पढ़ रहे हैं, चिल्ड्रन पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयर के अपने स्कूल में या एनी अदर में, एनी अदर में है तो फुल्ली टैक्सेबल, अपने में है तो 1000 पर मंथ पर चाइल्ड तक नथिंग शैल बी टैक्सेबल। 1000 से ऊपर है तो 2 आंसर, या तो एक्सेस वाला ले लो या कंप्लीट 1000 वाला ले लो। और एक इंपॉर्टेंट नोट था बेटा, यहाँ 2 बच्चों की अपर कैप नहीं है। अलाउंस में मैक्सिमम कितने बच्चे होने चाहिए थे? 2। एजुकेशन फैसिलिटी में 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो गिफ्ट में हो गया था 2 ओपिनियन, मील फैसिलिटी में हो गई थी 50 से ऊपर वाले में, और एजुकेशन फैसिलिटी में। दोनों आंसर देके आने हैं, एक से सॉल्व करना है, दूसरे का आंसर। 8 हो गई, कितनी 15 थी ना ये। आगे बोलो। इसोप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान कौन है भाई? चलो इसोप अब जितना मैं रिवाइज करा रहा हूं केवल उतना पढ़ना, क्लास में तो बहुत सारा हो गया था। अब केवल करेक्ट फॉर्म में बोलता हूं बेटा। इसोप क्या होता है? एक सपना होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की आंख में अभी बसा देता है कि भाई तू अगर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में टिक गया तो उस टाइम की एक्सपायरी के बाद तेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगी कि आप कंपनी के शेयर परचेज कर सकते हैं मार्केट वैल्यू से कम पे।
मैं आईटी सेक्टर की कंपनी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं इंजीनियर्स को अपॉइंट करता हूँ, 3 4 6 महीने नालायक काम करते हैं, काम छोड़ के क्या कर देते हैं, चले जाते हैं। तो लेबर टर्नओवर को रोकने के लिए कॉन्सेप्ट होता है इसोप। अब मैं एम्प्लॉयर, आप एम्प्लॉय, मैंने आपको बोल दिया ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल के लिए टिके रह गए, तो मैं आपको क्या करूंगा, एक ऑप्शन दूंगा, आप चाहो तो मेरे शेयर कंसेशनल रेट पे परचेज कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है बेटा इसोप। डेट 1 जिस दिन मैंने आपको ये ऑप्शन दी, डेट 2 आप ऑर्गेनाइजेशन में टिके रह गए और आपने 5 साल का टारगेट पूरा कर दिया। अब होगा क्या 5 साल के बाद बेटा, अब आप कंपनी के पास आएंगे कि लाओ मुझे कंसेशनल रेट पे शेयर्स दो। तो लॉ सेज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर इसोप देगा कंसेशनल रेट पे, तो जितना एम्प्लॉय का बेनिफिट है ये परक्यूजिट मान ली जाएगी, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। दोबारा, अगर एम्प्लॉय को इसोप कंसेशनल रेट पे अलॉट होगा, एम्प्लॉय का बेनिफिट मान लिया जाएगा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। पॉइंट नंबर 1, ये टैक्सेबल उस साल होगा जिस साल इसोप एक्चुअली में अलॉट होगा। मतलब 28 मार्च 2024 एम्प्लॉय ने इस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज करी कि मुझे मेरे शेयर दे दो, मैंने टारगेट अचीव कर दिया, तो इस दिन तो अप्लाई करा है। अलॉटमेंट में टाइम लगता है, अलॉटमेंट जाके हुई 15 अप्रैल को। ये कौन सा साल है, 24-25, ये कौन सा साल है? तो पहला तो ये टैक्सेबल किस साल होता है? ESOP is taxable in the year in which it is actually allotted. दूसरा किस वैल्यू पे टैक्स लगेगा बेटा? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज। FMV इस दिन की देखनी है, टैक्सेबल इस दिन होगा, माइनस क्या करते हैं, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। आगे कुछ मत पढ़ना, क्लास में मैंने बहुत सारा कराया था, लिस्टेड है, FMV निकालना, स्टॉक मार्केट का प्राइस देखो, एवरेज सेलिंग प्राइस देखो, उस दिन का नहीं है तो क्लोजिंग, वो ड्रामा ध्यान आ रहा है, कुछ मत करना। इंटर में कुछ नहीं आता, वो फाइनल में आते हैं। आपको बस क्या याद रखना है, पॉइंट नंबर 1, इसोप उस साल टैक्सेबल होता है जिस साल ये एक्चुअली में अलॉट हुआ। पॉइंट नंबर 2, वैल्यू क्या होगी, FMV एज ऑन द डेट ऑन विच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, उसमें से माइनस कर देना अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, और ये टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इसोप इज एक्चुअली अलॉटेड। इसमें एक चीज मैंने और पढ़ाई थी कैपिटल गेन के लिए बेटा, कल को जब ये शेयर बेचेगा तो सेल प्राइस तो इसके पास होगा, 2 चीजें चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड पीरियड ऑफ होल्डिंग। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन FMV, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, और पीरियड ऑफ होल्डिंग जिस दिन अलॉट हुआ। ये है इसोप, बाकी कुछ मत करना, वो FMV जो निकालने के तरीके बताए थे कुछ नहीं आते, एग्जाम में सीधा FMV देता है वो। तो इसोप 2 चैप्टर में आएगा बेटा, एक सैलरी में और एक कैपिटल गेन में। सैलरी में जब ये अलॉट हुआ, कैपिटल गेन में जब एम्प्लॉय इसोप को बेचेगा। समझ आ रहा है? ये थी परक्यूजिट नंबर 9। 5-7 मिनट का पोज ले लो यार, गले में पेन हो रही है। 10 कौन सी है? ये प्रभु, ये और समस्या है। तो 12:19 हो रही है बेटा, 12:25 पे स्टार्ट करता हूँ, 5-6 मिनट का ब्रेक लो यार। आज कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है बेटा, 1 बजे ही छोड़ दूंगा मैं, ठीक है ना? मतलब अपना कोई शेड्यूलिंग करनी हो आपको उस हिसाब से कर लेना। कल शायद लंबी लूँगा मैं क्लास, आज 1 बजे छोड़ दूंगा।
आज तो परक्यूजिट टारगेट पे है मेरे, पूरा करके अगर टाइम बच गया फिर दोबारा यही रिवाइज कराऊंगा। करें? चलो, परक्यूजिट नंबर 10, लिव ट्रैवल कंसेशन या लिव ट्रैवल असिस्टेंस, LTC, LTA, कुछ भी बोल दो बेटा। इसका मतलब ये होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घूमने के लिए भेज रहा है और जो आने जाने का खर्चा है केवल वो खर्चे एम्प्लॉयर क्या कर रहा है बेटा, बियर कर रहा है। लिव ट्रैवल असिस्टेंस या लिव ट्रैवल कंसेशन। पहले तो ये समझो, ओल्ड टैक्स रिजीम में तो एग्जम्पशन है, न्यू टैक्स रिजीम फुल्ली टैक्सेबल। LTC न्यू टैक्स रिजीम के अंदर क्या है बेटा आपका, फुल्ली टैक्सेबल। ओल्ड टैक्स रिजीम जितना मैं पढ़ा रहा हूँ सारा का सारा ये ओल्ड टैक्स रिजीम। चेक करना, जर्नी एम्प्लॉय ने इंडिया में परफॉर्म करी है या जर्नी परफॉर्म आउटसाइड इंडिया। अगर जर्नी बेटा आउटसाइड इंडिया परफॉर्म करी है, फुल्ली टैक्सेबल। एम्प्लॉयर का 1 रुपया भी खर्च आएगा, इंटायर एक्सपेंस इज फुल्ली टैक्सेबल इफ जर्नी इज परफॉर्म आउटसाइड इंडिया। अगर एम्प्लॉय इंडिया में घूमता है, जर्नी परफॉर्म्ड इन इंडिया, तो एग्जाम्ड होगा। चेक करें इसके लिए बेटा कि जर्नी उसने कैसे परफॉर्म करी है, एयर रूट से परफॉर्म करी है या जर्नी अदर देन एयर रूट से परफॉर्म करी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को घूमने के लिए भेज रहा है और एयर रूट से भेजता है तो एग्जाम्प्ट होगा। क्या होगा बेटा एग्जाम्प्ट? आपका नेशनल कैरियर का इकोनॉमी क्लास फेयर, एयर इंडिया का इकोनॉमी क्लास फेयर जो होगा इतना मैक्सिमम आपका एग्जाम्प्ट होगा। इससे ऊपर अगर खर्चा हुआ है देन इट शैल बी टैक्सेबल। ये है जर्नी परफॉर्म बाय एयर। जर्नी परफॉर्म अदर देन एयर, अदर देन एयर में कुछ भी हो सकता है,
चाहे वो अपनी कार से गया हो, चाहे वो ट्रेन से गया हो, चाहे वो बस से गया हो, चाहे वो पैदल गया हो, वो अदर देन एयर में चेक करो जहां वो गया है रेलवे से कनेक्टेड है या रेलवे से कनेक्टेड नहीं है। मैं बार बार एम्फेसिस ले रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि रेलवे से गया है, बस ये कह कर रहा हूं कि जहां वो गया है वो रेलवे से कनेक्टेड है या रेलवे से कनेक्टेड नहीं है। एक एग्जांपल से कैरी करता हूं इस पूरी रिवीजन को बेटा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मुंबई घूमने के लिए भेज रहा है, जा भाई फ्लाइट से जा, तो ये केस क्या हो जाएगा, जर्नी परफॉर्म बाय एयर। एग्जाम्प्ट कितना होगा, इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ नेशनल कैरियर एयर इंडिया, उसका क्या हो जाएगा बेटा आपका इकोनॉमी क्लास फेयर, मैक्सिमम इतना एग्जाम्प्ट होगा। अगर आप एयर के अलावा किसी और रूट से गए, हो सकता है अपनी कार से चले गए हो सकता है ट्रेन से चले गए हो सकता है बस से चले गए हो, किसी से भी गए हो, लोग क्या बोलता है अदर देन एयर। चेक करो क्या ट्रेन से कनेक्टेड है या ट्रेन से कनेक्टेड नहीं है। आंसर इज दिल्ली मुंबई क्या है बेटा, ट्रेन से कनेक्टेड है। तो लॉ सेज अगर डिस्टेंस ट्रेन से कनेक्टेड है, फर्स्ट क्लास एसी फेयर, इंडियन रेलवे का फर्स्ट क्लास एसी फेयर मैक्सिमम ये क्या होगा साहब, एग्जाम्प्ट होगा। और अगर आप किसी ऐसी जगह घूमने गए हैं जो रेलवे से कनेक्टेड नहीं है, मनाली घूमने गए हैं, रेलवे से क्या नहीं है बेटा आपका कनेक्टेड नहीं है, तो चेक करो क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। आंसर इज यस, मनाली के लिए क्या है बेटा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो फर्स्ट क्लास डीलक्स बस फेयर, उसका जो किराया होगा मैक्सिमम इतने की एग्जम्पशन मिलेगी अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और अगर आप किसी ऐसी जगह घूमने गए हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, लद्दाख गए हैं, ना तो रेलवे से कनेक्टेड है ना ही बेटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो लॉस इज डिस्टेंस निकालो, ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक का डिस्टेंस निकालो, इतने डिस्टेंस का इंडियन रेलवे फर्स्ट क्लास एसी का जो किराया लेगी वो किराया आपका क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। तो दो केस चेक करने हैं, जर्नी एयर से परफॉर्म करी है या एनी अदर रूट। एयर से परफॉर्म करी है तो एग्जम्पशन कितनी होगी बेटा, इकोनॉमी क्लास फेयर। अदर देन एयर गया कैसे मर्जी हो, रेलवे से कनेक्टेड है तो बेटा फर्स्ट क्लास एसी, रेलवे से कनेक्टेड नहीं है पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, डीलक्स बस फेयर। और अगर रेलवे से भी कनेक्टेड नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं है, डिस्टेंस निकालो, इतने डिस्टेंस का इंडियन रेलवे फर्स्ट क्लास एसी का जो चार्ज करेगा वो आपका एग्जाम्प्ट होगा। ठीक है जी। जर्नी 4 साल के ब्लॉक में मैक्सिमम 2 जर्नी अलाउड है। आपको तो हो सकता है बेटा घूमने की आदत पड़ी हो, प्राइवेट सेक्टर है, 6 महीने में आप घूमने जाते हैं, लॉ से हम इतनी एग्जम्पशन नहीं देंगे, हम 4 साल के ब्लॉक में मैक्सिमम 2 बार जर्नी एग्जाम्प्ट करेंगे। करंट ब्लॉक जो चल रहा है 2022 से 25, करंट जो ब्लॉक चल रहा है 2022 से 25, कैलेंडर ईयर होते हैं बेटा, ये कैलेंडर ईयर 2022, 23, 24, 25, इन 4 सालों में मैक्सिमम 2 जर्नी आपकी हम क्या करेंगे, एग्जाम्प्ट करेंगे। अगर 4 साल में जर्नी ही एक है, एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन, 4 साल में जर्नी 2 हैं, एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन, 4 साल में 3 बार जर्नी पे चले गए घूमने बेटा आप, मैक्सिमम 2 एग्जाम्पशन मिलेंगी, तीसरी वाली क्या हो जाएगी, फुल्ली टैक्सेबल होगी। 4 साल के ब्लॉक में 2 जर्नी अलाउड है। अगर आप परफॉर्म ही नहीं कर पाए, घूमने ही नहीं जा पाए, कोविड था उसके कारण मैं पिछले ब्लॉक में घूमने नहीं जा पाया, तो लॉ सेज एक जर्नी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, वो अगले ब्लॉक में आपको क्लेम करनी पड़ेगी पहले साल। सुना ही नहीं। करंट ब्लॉक क्या है 2022 से 25, पिछला ब्लॉक क्या था बेटा फिर आपका 18 से 21। 18 से 21 में अगर आपने जर्नी ब्लॉक नहीं करी, एक जर्नी आप क्या कर सकते हो बेटा, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, फिर वो करंट ब्लॉक में आपको बेटा क्लेम करनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर में। यानी कि 4 साल के ब्लॉक में मैक्सिमम कितनी जर्नी क्लेम कर सकते हैं, 3, 2 तो करंट की हो गई, एक जो पिछली कैरी फॉरवर्ड होके इस साल आई है। ठीक है जी। केवल आने जाने के खर्चे एग्जाम्प्ट हैं। अगर पेट्रोनेज के ऊपर कोई खर्चा है, पेट्रोनेज मतलब घर से एयरपोर्ट तक के खर्चे हो गए, एयरपोर्ट से बेटा वहां घूमने के खर्चे हो गए, इनको एग्जम्पशन नहीं है। केवल और केवल क्या है, दिल्ली मुंबई की फ्लाइट करा दी तो फ्लाइट की एग्जम्पशन है, घर से एयरपोर्ट तक पहुंचे, एयरपोर्ट से वहां होटल तक पहुंचे, उनकी एग्जम्पशन नहीं है। तो पेट्रोनेज एक्सपेंस, दूसरा बोर्डिंग एंड लॉजिंग, होटल में रह रहे हैं बेटा, एम्प्लॉयर खर्चे उठा रहा है, सारे के सारे टैक्सेबल हैं। और कोई पर्सनल खर्चे हो गए, एम्प्लॉयर के क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं शॉपिंग में बेटा, वो फुल्ली क्या हो जाएगा साहब, टैक्सेबल होगा। एग्जम्पशन केवल और केवल ट्रेवलिंग के खर्चों को मिलती है।
सर कौन कौन जा रहा है एम्प्लॉय के साथ? एम्प्लॉय या उसका फैमिली मेंबर। फैमिली में वही है बेटा, स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर तभी आएंगे जब वो एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। या बच्चों को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना, डेट क्या थी? 30 सितंबर 1988। बच्चों वाली डेट क्या थी? 30 सितंबर 1988। इससे पहले तो कितने मर्जी बच्चे हैं आपके पास, सारे बच्चे आप जर्नी में अपने साथ ले जा सकते हैं। 30 सितंबर 98 से पहले बेटा मैं पांडु, मेरे 100 बच्चे हैं, मैं सबको अपने साथ कैरी करके ले जा सकता हूं। एग्जामिशन के लिए क्या हूं साहब, मैं एलिजिबल हूं। उसके बाद मैक्सिमम कितने बच्चे अलाउड हैं? 2। 30 सितंबर 1988 के बाद मैक्सिमम 2 बच्चे क्या हैं साहब, अलाउड हैं। अब इसमें एक पॉइंट आ जाता है एग्जाम में, 2 बच्चे, पहले 1 था, बाद में ट्विंस हो गए, तो ट्विंस क्या माने जाएंगे? हैं तो 2 पर 1 माना जाएगा, तीनों एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। फोकस रखो, पहले 1 बाद में ट्विंस हो गए, काउंटिंग में तो 3 है पर ये माने कितने जाएंगे? 2। लॉजिक क्या था? वो जुड़वा हो गए, मुझे थोड़ी ना पता था जुड़वा होंगे, तो मेरी क्या गलती है? नेचुरल बर्थ है। पहले जुड़वा और बाद में 1 हो गया तो लॉसेस, अब तेरी गलती है नालायक, तो पहले पता तो था 2 हैं, तो अब ये कितने बच्चे माने जाएंगे? 3 माने जाएंगे। एग्जाम्शन के लिए कितने एलिजिबल हैं? 2। ये कर लेना यार, स्टडी मैटर में दे रखा है, ये आ जाता है। पहले ट्विंस, पहले सिंगल बाद में ट्विंस, तो ये कितने माने जाएंगे? 2 हैं तो 3 माने जाएंगे, 2 सारे एग्जाम्शन के लिए एलिजिबल हैं। पहले ट्विंस है बाद में सिंगल, तो ये 3 बच्चे कंसीडर होंगे। वो तीसरा बच्चा क्या हो जाएगा साहब? टैक्सेबल होगा। एम्प्लॉयर कह रहा है घूमने चले जाओ, मैं कह रहा हूं सर मैं नहीं जा रहा, उसके बदले मुझे कैश ही दे दो, क्या करूंगा मैं घूम के? तो अगर आपने एलटीसी इन कैश करवा लिया, फुल्ली टैक्सेबल। एलटीसी इन कैश करवा लिया, फुल्ली टैक्सेबल। तो एलटीसी कब कब टैक्सेबल है? नंबर 1, अगर न्यू स्कीम है तो हमेशा फुल्ली टैक्सेबल। नंबर 2, आउटसाइड इंडिया जर्नी परफॉर्म हो रही है तो फुल्ली टैक्सेबल। नंबर 3, एलटीसी अगर इन कैश करवा लिया तो क्या हो जाएगा बेटा? ये भी फुल्ली टैक्सेबल। एग्जाम्शन कब है? ओल्ड टैक्स रिजीम में एग्जाम्शन है, केवल ट्रेवलिंग के खर्चों की एग्जाम्शन है। एयर रूट से करा तो इकोनॉमिक क्लास फेयर, अदर देन एयर रूट, रेलवे से कनेक्टेड है तो फर्स्ट क्लास एसी, रेलवे से कनेक्टेड नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो डीलक्स बस फेयर, और अगर वो भी नहीं है तो डिस्टेंस निकालो, उस डिस्टेंस का इंडियन रेलवे फर्स्ट क्लास एसी का जो चार्ज लेगा उतनी एग्जाम्शन मिलेगी। ये है परक्यूजिट नंबर 10, सबसे लेंदी परक्यूजिट है ये रेंट फ्री अकोमोडेशन के बाद। नए सिलेबस में कितना बढ़िया न्यू स्कीम में फुल्ली टैक्सेबल, कुछ नहीं पढ़ना है। एयर रूट, अदर देन एयर रूट, सेपा ही खत्म कर दिया न्यू में, फुल्ली टैक्सेबल। ये सबसे बढ़िया स्कीम लगती है मुझे तो। नहीं, ओल्ड अगर खत्म हो जाए आधा तो सिलेबस खत्म हो जाए। एचआरए का कितना बड़ा कैलकुलेशन बनती है, एचआरए इतना एग्जाम्ड होगा, न्यू स्कीम फुल्ली टैक्सेबल। नहीं हो, दुख बाद में करते रहेंगे, पहले जरा रिवाइज करो। 10 परक्यूजिट हो गई, 11वीं बता बेटा, चिल्लर सी। सप्लाई ऑफ गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। चेक करो, रिसोर्सेज एम्प्लॉयर के अपने हैं या एम्प्लॉयर ही किराए पे लेके दे रहा है। अगर एम्प्लॉयर बाहर की एजेंसी से लेके देता है तो एक्चुअल जो खर्चे हुए वो टैक्सेबल परक्यूजिट, और अगर एम्प्लॉयर के अपने हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। खत्म। सर दोबारा बोलना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। रिसोर्सेज एम्प्लॉयर के अपने हैं या एम्प्लॉयर ही बाहर एजेंसी से प्रक्योर करता है। अगर बाहर से प्रक्योर कराए तो एम्प्लॉयर के जो खर्चे हुए हैं वो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल हो जाएंगे, और अगर एम्प्लॉयर के अपने हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। और हर केस में माइनस क्या करते हैं? अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। निपटा। अगला बता बेटा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉय। ऐसा लग रहा है 2 ही जने पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, ये बाकी भंडारे में बैठे हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉय, अगर एयर सेक्टर के एम्प्लॉय हैं या इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय हैं, इनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिली है, इनका पास बना हुआ है, रेलवे वालों का या एयर वालों का, तो ये क्या है बेटा? आपकी टैक्स फ्री परक्यूजिट। उसके अलावा बाकी जो भी सेक्टर है एम्प्लॉय के हैंड में क्या होगा बेटा? ये टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा? इसी फैसिलिटी का आम पब्लिक से हम जो अमाउंट चार्ज करते वो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल,
आप दिल्ली मेट्रो के एम्प्लॉय हैं, आपको दिल्ली मेट्रो ने पास बना के दे रखा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। अगर ऑफिशियल पर्पस है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल पर्पस में तो परक्विजिट होती नहीं। अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और पास किसने दिया है बेटा, एम्प्लॉयर ने, तो फिर आपकी ये परक्विजिट मानी जाएगी। कितनी, इसी पास का जनरल पब्लिक से जो हम चार्ज करते वो एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा। 2 जगह टैक्स फ्री था बेटा आपका, एयर रूट टैक्स फ्री है, इंडियन रेलवे क्या है साहब, टैक्स फ्री है। ये थी परक्विजिट नंबर 12। 13 बोल बेटा, रेंट फ्री अकोमोडेशन, इस पे टाइम लगाओ नालायक हो, ये आ सकती है दोबारा। रेंट फ्री अकोमोडेशन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए क्या कर रहा है, हाउस प्रोवाइड कर रहा है, केवल हाउस, उसके अंदर फर्नीचर नहीं है। अगर फर्नीचर होगा तो परक्विजिट नंबर 1 हो जाएगी, यूज ऑफ मूवेबल एसेट। पहले तो वो स्यापा खत्म कर लेना, ऊपर ध्यान दो, मेरे ख्याल लास्ट परक्विजिट होगी ना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए हाउस दे रहा है, एक तो हाउस हो सकता है, एक उसके अंदर फर्नीचर एसी हो सकता है। तो पहले तो फर्नीचर एसी को निपटा के खत्म करो। फर्नीचर एसी एम्प्लॉयर के अपने हैं तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, किराए पे ले रखे हैं तो एक्चुअल हायर चार्जेस, परक्विजिट 1। ठीक है जी, अब आ जाओ हाउस। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए हाउस प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आंसर आप दो। लाइसेंस फी प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। मैं गवर्नमेंट, आप मेरे एम्प्लॉय, मैंने आपको रहने के लिए बेटा हाउस दे रखा है, तो लाइसेंस फी मैं ही बताता हूं। गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं कि ये लाइसेंस फी है, इतनी लाइसेंस फी क्या होगी, टैक्सेबल होगी। एग्जाम में मिलेगी, टैक्सेबल कर देना, और माइनस करते हैं अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। ठीक है जी। अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चेक करो हाउस एम्प्लॉयर के अपने हैं या एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दे रखे हैं, फोकस रखना। अगर एम्प्लॉयर ने ही किराए पे लेके दे रखे हैं तो एक्चुअल रेंटल चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, ये टैक्सेबल परक्विजिट है। चेंज हुआ था बेटा ये 23-24 में, पहले 15 था, घट के कितना हो गया था ये 10%। दोबारा बोलो, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और हाउस एम्प्लॉयर ने क्या कर रखा है, किराए पे ले रखा है, तो परक्विजिट कितनी होगी, एक्चुअल रेंटल चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। और अगर हाउस एम्प्लॉयर के अपने हैं, एम्प्लॉय को रहने के लिए दे रखा है, तो चेक करो जहां पर वो हाउस है उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। सिटी की पॉपुलेशन अगर 15 लाख तक है 5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा, 15 लाख से ज्यादा 40 लाख तक है 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा, और अगर आपका 40 लाख से ज्यादा है तो देन इन दैट केस बेटा 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल होगा। और हर केस में माइनस करते हैं अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय इफ एनी। तो इससे पहले आगे चलूं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, लास्ट टाइम क्रक्स होम में बोलते रहो। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हाउस मिला, लाइसेंस फी प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट शैल बी टैक्सेबल। प्राइवेट सेक्टर को मिलता है हाउस एम्प्लॉयर के अपने हैं। पॉपुलेशन चेक करो, पॉपुलेशन 15 लाख तक है 5% ऑफ सैलरी शैल बी टैक्सेबल, 15 लाख से ज़्यादा 40 लाख तक है 7.5% ऑफ सैलरी शैल बी टैक्सेबल, 40 लाख से ज़्यादा है बेटा 10% ऑफ सैलरी शैल बी टैक्सेबल। और अगर एम्प्लॉयर ने ही बेटा आपके किराए पे लेके एम्प्लॉय को दे रखा है, एक्चुअल रेंटल चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, इट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। किराए वाले केस में पॉपुलेशन चेक नहीं करते, पॉपुलेशन चेक तभी करनी है जब हाउस एम्प्लॉयर के अपने होते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका अब की बार जो मुझे लग रहा है ये होटल वाला आ सकता है शायद। अगर एम्प्लॉय को होटल में अकोमोडेशन मिली है, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो, अगर इनको होटल में अकोमोडेशन मिली हुई है तो कितना टैक्सेबल होता था बेटा, एक्चुअल होटल चार्जेस और कितना था 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। सैलरी का मतलब बाद में बताऊंगा, एक बार बाकी प्रोविजन रिवाइज कर लो। अगर होटल में अकोमोडेशन मिली है, चाहे गवर्नमेंट वाले को मिली हो चाहे प्राइवेट वाले को मिली हो, एक्चुअल होटल के चार्जेस और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। होटल अकोमोडेशन 2 केसेस में टैक्सेबल नहीं होती। पहला, अगर मैक्सिमम स्टे 15 दिन तक का है और वो स्टे किसके कारण है बेटा, जॉब ट्रांसफर हुई है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मेरी दिल्ली से मुंबई पोस्टिंग हो गई और 15 दिन तक के लिए मुझे होटल में रहना पड़ा, देन नथिंग शैल बी टैक्सेबल। अगर 16 दिन के लिए मैं होटल में रहा, पूरे 16 दिन टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर 16 दिन के लिए अकोमोडेशन मिली होटल में, ये पूरे के पूरे 16 दिन क्या हो जाएंगे बच्चे, टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ये था अकोमोडेशन इन होटल, पॉइंट नंबर 1, दोनों के हैंड में टैक्सेबल है।
चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। पॉइंट नंबर 2 आपका एक्चुअल रेंटल चार्जेस होटल के और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, इतना टैक्सेबल है। पॉइंट नंबर 3 15 दिन का स्टे है और जॉब ट्रांसफर के कारण है, देन नथिंग शैल बी टैक्सेबल। 16 दिन हो गया तो एक दिन का नहीं, पूरे 16 दिन की अकोमोडेशन क्या हो जाएगी, टैक्सेबल होगी। 2 केसेस में रेंट फ्री अकोमोडेशन टैक्स फ्री होता है। पहला अगर ऑफशोर एरिया में रहता है बेटा, वो रिमोट एरिया में, और दूसरा ऑफशोर इंस्टॉलेशन में, वहाँ रहना फ्री और खाना फ्री। उसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट इसमें सीखा था बेटा हमने, अगर एम्प्लॉय की पोस्टिंग हुई है एक सिटी से दूसरी सिटी में, उसके कारण उसको दूसरी सिटी में भी क्या मिल गई, हाउस प्रॉपर्टी मिल गई। मेरी दिल्ली से मुंबई में क्या हो गई, पोस्टिंग हो गई, दिल्ली वाला हाउस मैं भी छोड़ नहीं पा रहा, बच्चों के एग्जाम हैं, मुंबई में मेरी पोस्टिंग हो गई, फैमिली मेरी दिल्ली में, मुंबई में मुझे क्या मिल गया, दूसरा हाउस मिल गया। क्या लो था, पहले 90 दिन तक कोई भी एक हाउस टैक्सेबल होगा, चाहे दिल्ली वाला चाहे मुंबई वाला, वो मेरी इच्छा है कि मैं किसको टैक्सेबल कराऊं। 90 दिन के बाद दोनों हाउसेस क्या हो जाएंगे बेटा, टैक्सेबल होंगे। समझ आया? और इसमें एक जो अमेंडमेंट आई थी उस पे टाइम लगाओ, फाइनेंस एक्ट 2023 से। क्या अमेंडमेंट थी भाई? अरे सर, सैलरी का मतलब सब कुछ था, बेसिक पे, डीए रिटायरमेंट वाला, प्लस ऑल अलाउंसेस टू द एक्सटेंट टैक्सेबल, और सारे मॉनेटरी बेनिफिट, कमीशन, बोनस, सब कुछ। परक्यूजिट्स नहीं आती थे, रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं आते थे, प्रोविडेंट फंड नहीं आते थे। ये सैलरी का मतलब हो गया था। इसमें एक दिक्कत बताई थी मैंने, मान लो दिल्ली है, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई है, दिल्ली पॉपुलेशन 40 लाख से क्या है बेटा, ऊपर है, कितना टैक्सेबल होगा भाई? आपका पैकेज है बेटा सैलरी 20 लाख की, ये सब मिला के बेसिक पे, डीए रिटायरमेंट 20 लाख, कितना % टैक्सेबल होगा? क्या दिक्कत आती थी, अगले साल आपका ये पैकेज जंप होके 5 करोड़, कंपनी के डायरेक्टर बन गए आप, एमडी बन गए आप, 20 लाख से बढ़ के 5 करोड़, हाउस वही है सेम। क्या दिक्कत नजर आ रही है राइटिंग के अलावा? अब अगले साल क्या होगा 24-25 में, 5 करोड़ का 10% 50 लाख टैक्सेबल होगा। दिक्कत क्या है, हाउस तो वही है, एसएससी चिल्ला रहा है ये कैसा कानून है, 10% ऑफ सैलरी आप टैक्सेबल कर रहे हैं, सेम हाउस है, मेरा पैकेज बढ़ गया, उस पैकेज का उस हाउस से क्या लेना देना? आप मेरे किराएदार हैं, इस किताबी ज्ञान से बाहर निकलो, आप मेरे किराएदार हैं। इस बार पिछले साल प्रॉपर्टी का किराया था 5 लाख रुपए साल का, हाइपोथेकेट फिगर, आपका पैकेज बढ़ गया, मुझे कहीं से पता चल गया, मैं कह रहा हूं मैं 25 लाख रुपए लूंगा। भाई आपके पैकेज बढ़ने से मेरे किराए का क्या लेना देना है? हर साल 5% बढ़ा लो, 7% बढ़ा लो, समझ में आता है। पर लो में क्या दिक्कत थी, उस सैलरी का 10% ले रहा है, 10% एग्जाम्पल है, 7.5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये दिक्कत ये पड़ रही थी, ये सैलरी का 10% हो रहा है, मेरा पैकेज हाइक कर गया, 20 लाख से 5 करोड़ हो गया, तो क्या हो गया था बेटा इस केस में, 50 लाख टैक्सेबल होगा। सेम मकान पिछले साल तक 2 लाख, इस साल कितना हो गया बेटा, 50 लाख। क्या अमेंडमेंट आई थी यार, ऐसा क्यों लग रहा है तुम पहली बार सुन रहे हो? क्या आई थी बेटा? मैंने ये चैप्टर ही नहीं, कितना बढ़िया आंसर है सर। लॉ सेज 24-25 में एक्चुअल परक्यूजिट निकालो, एक्चुअल परक्यूजिट। ये पढ़ा नहीं क्या, थोड़ा और टाइम लगाऊं फिर मैं? 24-25 की एक्चुअल परक्यूजिट निकालो 50 लाख, और 23-24 में कितनी थी, 2 लाख। इसको इंडेक्स करो करंट ईयर में, ऊपर किस साल का नंबर, 24-25, 24-25 से क्या नंबर है, 24-25, डिनोमिनेटर में जिस साल का था 23-24, इंडेक्स करके निकाल भाई, ये आ गया 2,20,000 बला बला बला, दिस और दिस विच एवर इज लेस, इतनी परक्यूजिट मानी जाएगी। आपने क्लास में कराया नहीं था, बाद में कराऊंगा, और फिर मैं भाग ही गया था।
हेडिंग डाल के पेज छुड़वाया था पर कराया नहीं था। करो, आराम आराम से करो, करो करो। अरे आ सकता है इसलिए कह रहा हूँ मैं भाई, टाइम तो है ही अपने पास, जल्दी करो यार। लेटेस्ट अमेंडमेंट बाय फाइनेंस एक्ट 2023, पेज छुड़वाया था पर करवाया नहीं, ये तो और बदतमीजी है। रेंट फ्री अकोमोडेशन, उसमें अमेंडमेंट है फाइनेंस एक्ट 2023 से। दिक्कत समझ में आ गई है? दिक्कत दोबारा बताऊं, लॉ में लिखा हुआ है 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल, 7.5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल, 5% ऑफ सैलरी टैक्सेबल। सैलरी में मेरा हाइक हो गया, सैलरी में खाली बेसिक पे है, 1 करोड़ था पहले, वो बढ़ के 5 करोड़ हो गया, वो मैं तो मरा। हाउस प्रॉपर्टी का मेरे पैकेज से क्या लेना देना यार? आप मेरे किराएदार हैं, मैं तो अपनी प्रॉपर्टी का किराया ले रहा हूं कि मेरी प्रॉपर्टी का किराया 30,000 रुपये महीना है। अब आपका पैकेज कितना मर्जी हो, आप कमाओ चाहे ना कमाओ, मुझे तो मेरे 30 दे दो। आपका पैकेज अगले साल बढ़ के हो गया 2 करोड़ रुपए, मैं कह रहा हूं मैं किराया लूंगा 2 लाख रुपए महीना। तो लॉ ने बोला था भैया अपर कैप लगेगी। क्या अपर कैप लगेगी? उन्होंने बोला था एक्चुअल परक्यूजिट निकालो एज पर रूल्स। वो क्या होती है? सैलरी का 10%, 7.5% या 5% एज द केस में बी। सुना? वो निकालो। और फर्स्ट ईयर की परक्यूजिट लो, परक्यूजिट कौन सी? रेंट फ्री अकोमोडेशन वाली फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का क्या मतलब होता है वो नीचे डिफाइन करूंगा। फर्स्ट ईयर परक्यूजिट को इंडेक्स कर दो। इंडेक्स कैसे करते हैं? ऊपर किस साल का? आपके सिलेबस में 24-25 है, CII ऑफ 24-25, डिनोमिनेटर में CII ऑफ फर्स्ट ईयर। दिस और दिस विच एवर इज लेस, ये टैक्सेबल परक्यूजिट होगी। ऑनलाइन वाले करवाया था सर आपने कैपिटल गेन में, दुष्ट झूठ बोल रहे हो, या तुम ज़्यादा पुराने होंगे फिर ये हो सकता है। तो इसका मतलब भाई तुम्हारे 2 अटेम्प्ट हो गए कम से कम। सर छोड़, चलो इतना टैक्सेबल होगा बेटा। लॉजिक समझ में आया? अमेंडमेंट क्यों आई है? अजीब सा लो है यार, पैकेज के ऊपर मेरा हाउस डिपेंड हो रहा है। पैकेज सैलरी का 10% टैक्सेबल कर दो, सैलरी हाइक हो गई 2 लाख से बढ़ के 2 करोड़ हो गई, हाउस तो वही है। तो इसलिए लॉ ने बोला एक्चुअल परक्यूजिट, इंडेक्स परक्यूजिट, अपनी तरफ से नाम दे रहा हूं ये, इंडेक्स परक्यूजिट और एक्चुअल परक्यूजिट विच एवर इज लेस। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका साहब? टैक्सेबल परक्यूजिट आएगी। सर फर्स्ट ईयर क्या होता है? फर्स्ट ईयर है 23-24 और ईयर इन विच प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय एम्प्लॉय विच एवर इज लेटर। तेईस 24 ही क्यों लिया? क्योंकि ये लोग इसमें आया था बेटा 23-24 में। सर मेरे पास 2010-11 से प्रॉपर्टी है, तो आपका पहला साल क्या माना जाएगा? 23-24। सर मेरे पास 2015-16 से प्रॉपर्टी है, पहला साल क्या माना जाएगा? 23-24। सर मेरे पास 20-21 से प्रॉपर्टी है, पहला साल क्या माना जाएगा? 23-24। और सर मेरी नौकरी 24-25 में लगी है, मुझे हाउस ही 24-25 में मिला है, तो मेरा पहला साल क्या होगा? 24-25। इतने जब फाइनल में आओगे ना बेटा, इतने 26-27 तक पहुंच चुका होगा मामला, तो फिर ये बहुत काम आएगा। ये भी तो हो सकता है नौकरी 23-24 के बाद ही लगी हो, आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा, आपके सिलेबस में 24-25 है। नहीं आ रहा समझ में? आ गया? कुछ नहीं है समझने लायक, सिंपल। ये थी परक्यूजिट। इसमें क्रेडिट कार्ड पढ़ाया था, ऑफिशियल पर्पस के लिए है टैक्स फ्री, पर्सनल पर्पस के लिए है इंटायर क्रेडिट कार्ड टैक्सेबल। कराया था नहीं कराया था ये?
क्लब फैसिलिटी पढ़ाई होगी। क्लब फैसिलिटी यूनिफॉर्मली टू ऑल एम्प्लॉय मिलता है, टैक्स फ्री। स्पेसिफिक किसी एम्प्लॉय को मिला है, इट शैल बी टैक्सेबल। ठीक है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की डेफिनेशन पढ़ाई थी, जरा वो बता दो और क्या फर्क था ये बताना। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? थियोरेटिकल क्वेश्चन 2 मार्क्स। बेइज्जती हो गई। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है? 3। नंबर 1, या तो कंपनी में वो डायरेक्टर है। नंबर 2, या कंपनी में उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। या नंबर 3, उसकी इनकम अंडर द हेड सैलरी 50,000 से ज़्यादा है। दोबारा बोलो, एम्प्लॉय, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कब माना जाएगा? नंबर 1, या तो बेटा वो कंपनी में डायरेक्टर है। नंबर 2, या कंपनी में उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। नंबर 3, उसकी इनकम अंडर द हेड सैलरी 50,000 रुपये से ज़्यादा है। तो एम्प्लॉय क्या माना जाएगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय माना जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा? क्यों पढ़ रहे हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? 5 परक्यूजिट ऐसी हैं जो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होती हैं। दोबारा, 5 परक्यूजिट ऐसी हैं जो केवल स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल होती हैं। कौन कौन सी 5 थी बेटा? मोटर कार, एजुकेशन फैसिलिटी, सप्लाई ऑफ गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। नंबर 4, सप्लाई ऑफ गार्डनर, स्वीपर, कुक, ये वाली फैसिलिटी। नंबर 5, ट्रेवलिंग फैसिलिटी टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर एम्प्लॉय। दोबारा बोलो, 5 परक्यूजिट। नंबर 1, मोटर कार। नंबर 2, एजुकेशन फैसिलिटी। नंबर 3 बेटा आपका गैस, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। नंबर 4 आपका बेटा गार्डनर, स्वीपर एंड कुक, ये मैंने प्रोवाइड किया। नंबर 5 आपका बेटा वो ट्रैवलिंग को जो मिलता था आपका ट्रैवलिंग बेनिफिट, ट्रैवलिंग एम्प्लॉयज को ट्रैवलिंग बेनिफिट। ये 5 परक्यूजिट तभी टैक्सेबल होंगी जब एम्प्लॉय स्पेसिफाइड है, और 5 के अलावा बाकी जितने भी परक्यूजिट बच गई टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ये था बस। तो इससे पहले मैं क्लास आज की वाइंड अप करूं, मुझे ये बताना अलाउंसेस में ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में क्या फ़र्क है? परक्यूजिट में ओल्ड टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में क्या फ़र्क है? अलाउंसेस में बताओ। अलाउंसेस में न्यू टैक्स रिजीम में केवल 4 अलाउंस एग्जम्प्ट हैं, ट्रैवलिंग, डेली, कन्वेंस, ट्रांसपोर्ट फॉर फिजिकली हैंडीकैप। इसके अलावा सारे अलाउंस क्या होते हैं न्यू टैक्स रिजीम में? फुल्ली टैक्सेबल। एलटीसी, सारी परक्यूजिट सेम है, ओल्ड में भी न्यू में भी। एलटीसी को छोड़ के परक्यूजिट्स की बात करूं, ओल्ड में जो लो है वही न्यू में है, एक जगह चेंज है बस, एलटीसी। ओल्ड में एग्जम्पशन है, न्यू में एग्जम्पशन नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्लास में मैं लूंगा बेटा प्रोविडेंट फंड एंड रिटायरमेंट बेनिफिट। 2 मिनट बैठे रहो, उससे पहले मैं डिडक्शन और निपटा के आज खत्म कर दूं, 3-4 मिनट बची हुई है। सैलरी चैप्टर में कितनी डिडक्शन मिलती है बेटा? 3। सबसे पहले क्या मिलती है साहब? स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओल्ड टैक्स रिजीम में ग्रॉस सैलरी और 50,000 विच एवर इज लेस। सीधा 50 नहीं है, ग्रॉस सैलरी और 50,000 विच एवर इज लेस है। हो सकता है सैलरी 40,000 हो तो डिडक्शन 50 की नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ओल्ड टैक्स रिजीम में ग्रॉस सैलरी और 50,000 विच एवर इज लेस। न्यू टैक्स रिजीम में ग्रॉस सैलरी और 75,000 विच एवर इज लेस। तो ये तो हो गई स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओल्ड टैक्स रिजीम में है बेटा 50,000 तक, न्यू टैक्स रिजीम में है 75,000 तक। सेकंड आ जाओ बेटा एंटरटेनमेंट अलाउंस, ओल्ड टैक्स रिजीम। रिवाइज करा दो, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डिडक्शन है, प्राइवेट सेक्टर को नहीं है। 3 कंडीशन में जो भी मिनिमम होगा उतना एग्जाम्ड होगा। एक्चुअल अलाउंस रिसीव 1/5 ऑफ टोटल बेसिक पे और स्टैट्यूटरी लिमिट ₹5,000। न्यू टैक्स रिजीम में चाहे गवर्नमेंट भी क्यों ना हो फुल्ली टैक्सेबल, डिडक्शन नहीं मिलेगी। और तीसरा था बेटा एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स। आपका बेटा ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड होता था पेड बेसिस पे, चाहे एम्प्लॉयर पे करे चाहे एम्प्लॉय पे करे, पेड बेसिस पे डिडक्शन मिलती थी। न्यू टैक्स रिजीम में एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स की कोई डिडक्शन नहीं है। तो 2 चीज़ें बची हैं बेटा, एक प्रोविडेंट फंड बचा है, एक रिटायरमेंट बेनिफिट। कल निपटा दूंगा मैं वो फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में लूंगा शायद मैं हाउस प्रॉपर्टी। कल 2 क्लास लूंगा मैं 3 बजे तक, ठीक है। आज के लिए बच्चे इतना ही, दैट इज ऑल फॉर टुडे। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी बेटा आ गई है, वो कल वाले नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, वो शेयर कर देंगे, ये वाली भी और हाउस प्रॉपर्टी वाली भी।